अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर नंबर सेलुलर बायोएनर्जेटिक्स को करेंगे और उसके टॉपिक नंबर सेलुलर रेस्पिरेशन को कवर करेंगे, जो कि हमारे एमडी कैट का हिस्सा है, पीएमडीसी। लेकिन नम्स एमडी कैट में बायोएनर्जेटिक्स में हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी आता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो पोर्शन हम, क्योंकि हमारा नम्स का एमडी कैट बाद में है, तो उसको हम बाद में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक हो गया। पहले हम अपने इस सारे एमडी कैट का सिलेबस कवर करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पता चलेगा, इंट्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा, फिर टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पता चलेगा, एटीपी के बारे में पता चलेगा कि एटीपी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चलेगा, और स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना खाने के बाद हमें एनर्जी सी महसूस होती है और हमें लगता है कि अब हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन असल में वैसे उल्ट होता है, हमें नींद आने लग जाती है। लेकिन असल में जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी हमारे पास, हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसमें होते हैं कार्ब्स, कार्ब्स में होते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता है। तो इस तरह हमें वो एनर्जी महसूस हो रही होती है। ठीक है। तो और इसके अलावा जब आप थोड़ी सी भी आप सोचते हो कि अब मैंने अपना वेट गेन करना है या अपना वेट लॉस करना है और आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप देखते हो कि आपके मसल्स में खलियां पड़ जाती हैं। तो वो खलियां क्यों पड़ती हैं, वो मसल क्रैम्प्स आपको क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब एकदम से एक्सरसाइज करते हो, आपके बॉडी भी हैरान हो जाती है कि इसको क्या हो गया है, तो फिर आपकी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है तो आपकी बॉडी के मसल्स लैक्टिक एसिड के थ्रू आपकी ग्लाइकोलिसिस से ऑक्सीजन आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 2 एटीपी बनते हैं हमारे पास, ताकि हमारे पास जल्दी से थोड़ी सी हमें एटीपी मिल जाए और मसल्स फिर, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भी बनता है, तो लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से आपकी ये सारी स्वेलिंग और आपको इस तरह के खलियां पड़ जाती हैं। ठीक हो गया। और फिर 5-6 दिन बाद वो ठीक होती हैं। इसके अलावा आप देखें कि हमारे पास, आपने देखा होगा कि बर्गर और हमारे पास जो केक के बन बनते हैं वो पहले एक रोटी की तरह होते हैं। अगर आपने पिज्ज़ा बनते देखा और एकदम से वो फूल जाता है वो आटा, तो वो फूलने का जो काम है उसको हम कहते हैं यीस्ट फर्मेंटेशन। यीस्ट उर्दू में कहते हैं खमीर को। खमीर का फूल जाना उसको हम कहते हैं यीस्ट फर्मेंट हो गई है। तो ये हमारे पास किसकी वजह से हो रही है? ये रेस्पिरेशन की वजह से हो रही है। रेस्पिरेशन की एक टाइप है हमारे पास अल्कोहलिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जितनी भी बेकिंग आइटम्स हैं, पास्ता, सैंडविच, जितने भी सैंडविच होते हैं, जितने भी आप रोल्स खाते हैं, वो सब बेकिंग इंडस्ट्री है, केक्स हैं, वो सब इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की टाइप है। उसके अलावा आप जो देखते हैं कि आपने बियर्स और वाइन जो बनती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ब्रूइंग इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, जो कि ये सब कुछ बना रहा है, शराब बनने का जो अमल है वो कैसे हो रहा है, वो भी एक फर्मेंटेशन की टाइप से हो रहा है। और उसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि अल्कोहल बना रही है। ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसमें ये झाग सी भी बन रही है बियर में, तो इस झाग का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी हम देखेंगे कि कैसे इस फर्मेंटेशन में वो बनता है। और इसके अलावा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है एक एप्लीकेशन, वो ये है कि रेस्पिरेशन, एक तो हम ग्लूकोज जो खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी लेते हैं। उसके अलावा अगर आप मोटे हो गए हैं तो आपकी बॉडी में ढेर सारी है फैट, तो आप फैट को भी यूज़ कर सकते हो एनर्जी बनाने के लिए, ताकि आपका वेट लॉस हो सके, ताकि आपका वज़न कम हो सके। तो ये एक एप्लीकेशन है आपके पास रेस्पिरेशन की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन असल में है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, और जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे पास। और ये क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बड़े से अगर हम छोटे में जाएंगे, तो छोटा में जाने के लिए हम इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक हो गया। कैटाबोलिज्म उसे हम कहते हैं। और इसमें हमारे पास फ्यूल जो है वो क्या है, ग्लूकोज, और वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और हम ये टाइप्स में इसको डिस्कस करेंगे। और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है हमारे पास, रिडक्शन भी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। और उसके अलावा इट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, ये हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी हमारे सेल को इसी से ही मिलती है, रेस्पिरेशन के, उसके अलावा कहीं से नहीं मिलती। फिर उसके बाद हमारे पास अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसको, उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का जैसे वर्ड है ना, एरोस्पेस आपने सुना होगा, एरोस्पेस, ये सारे इससे, एरो से मतलब होता है एयर, एयर इसका मतलब है, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन हो रही है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि पायरुवेट आपका भाई साहब कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। और इसमें हमारे पास एटीपी, अगर आप यूकैरियोटिक सेल हैं, अगर आप इंसान हैं तो आपको 36 एटीपी आपकी बॉडी में बनते हैं, लेकिन अगर आप बैक्टीरिया हैं तो 38 एटीपी आपकी बॉडी में रिलीज होंगे। एक रेस्पिरेशन, एक पायरुवेट से इतनी एनर्जी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज जो है वो फुली ब्रोकन डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, और एनर्जी में हमारे पास एनर्जी रिलीज करती है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या नाम दे दिया है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम डाल दिया हमने, पावर हाउस ऑफ सेल। फिर उसके बाद ये मोस्ट एफिशिएंट हमारे पास फॉर्म है रेस्पिरेशन की, सबसे ज्यादा एफिशिएंट यही फॉर्म है। अगर ऑक्सीजन हमारे पास ना हो तो फिर क्या होता है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है, मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास एक तो लैक्टिक एसिड बन सकता है, उसके अलावा अल्कोहल बन सकती है। अब इनमें क्या होता है कि इस रेस्पिरेशन से बड़े ही कम एटीपी जनरेट होते हैं, किसी काम की नहीं है इतनी रेस्पिरेशन, सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होंगे। वो भी कहाँ से होंगे, ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी जनरेट होंगे। पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसीजर भी हम पढ़ेंगे। फिर पायरुवेट बनेगा, इससे हमारे पास लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी जो बनते हैं वही इसके एटीपी हैं, वरना ये खुद के एटीपी नहीं बनाता। अच्छा, और इसको फर्मेंटेशन का नाम किस भाई साहब ने दिया था, इसको फर्मेंटेशन का नाम हमारे पास पास्चर ने दिया था। अब पास्चर कौन है, पास्चर से आपने याद रखना कि पास्ट में अल्कोहल को क्या कहते थे, फर्मेंटेशन कहते थे। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा कि पास्चर ने इसका नाम रखा था। क्या था, पास्ट में अल्कोहल को फर्मेंटेशन कहते थे, देन यू विल रिमेंबर इट, आपको याद आ जाएगा कि पास्चर ने इसका नाम रखा था। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास कहाँ कहाँ हो रही है, एक तो बैक्टीरिया में हो रही है, एक यीस्ट में हो रही है, एक ह्यूमन में हो रही है, और एक मसल सेल्स में हो रही है। और ये हायर प्लांट्स में रेयरली होती है, ना होने के बराबर होती है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। इसकी जो 2 टाइप्स हैं उसमें एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और एक अल्कोहलिक। जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बन रहा है वो लैक्टिक एसिड है, जिसमें अल्कोहल बन रही है, इथाइल अल्कोहल, उसमें हमारे पास क्या है कि वो है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर उसके बाद हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ये कहाँ पर हो रही है, ये मैंने आपको बताया कि मसल सेल्स में हमारे होती है। जब हम ढेर सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब एक दिन हमने सोच लिया कि हमने अब अपना वेट लॉस करना है, तो विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं या स्प्रिंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारे मसल खलियां पड़ जाती हैं, सोरनेस हो जाती है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3। ये कन्वर्ट होता है हमारे पास NaDH, 2 हमें मिलते हैं, और इससे ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड क्या फॉर्मूला है कि उसमें H6 है और O3 ही है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। और इसमें फिर ये हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, ये NaDH से हमारे पास हाइड्रोजन आए हैं, ठीक है। तो ये NaDH फिर इजी हो गया। अब ये NaDH की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जो लैक्टिक एसिड में बनता है ग्लाइकोलिसिस में या लैक्टिक एसिड में, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे जाके पढ़ते हैं। बाकी ये कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक हो गया। उसके अलावा 2% ऑफ ग्लूकोज एनर्जी इज कैप्चर्ड एज एटीपी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिर्फ ग्लूकोज से 2% जो हम एनर्जी होती है वो एटीपी के तौर पे कैप्चर कर पाते हैं, बाकी हीट में और इस तरह रिलीज हो जाती है। अब NaDH पॉजिटिव की इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब, क्यों NaDH इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के
प्रोसेस को करने के लिए हमें NAD पॉजिटिव चाहिए होता है। अगर ये नहीं होगा, आप लोगों को मैं आगे जाके स्टेप भी बताऊंगी कि कौन से प्रोसेस में हमें ये चाहिए होता है, ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन आगे चल रहा होता है। अगर ये नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस नहीं चल सकती। और ये क्या करता है कि NADH जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पायरुवेट को देता है, और पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ये जो NAD पॉजिटिव जो होता है, ये जो बना होता है, ये रिसाइकल होके ग्लाइकोलिसिस अगेन स्टार्ट करवा देता है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस, ये जब ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कहाँ पे ये आके ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है, तो वो यीस्ट में होती है, मसल्स में नहीं होती। फिर उसके बाद NAD पॉजिटिव इज फॉर्म्ड और कंज्यूम। NAD जो होता है वो फॉर्म्ड और कंज्यूम कहाँ होता है, ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये रीजनरेट हो सकता है, ठीक है, और रीजनरेट होने के बाद ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में हमारी मदद कर रहा है। ये MCQs है, इसको याद रखना है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे हो रही है कि हमारे पास पायरुविक एसिड जो है C3H4O3 वो क्या कर रहा है कि वो अल्कोहल बना रहा है। किसकी प्रेजेंस में, 2NADH उसको मिला, उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए, ठीक है, और उसने अल्कोहल बना दिया। अब अल्कोहल के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि मैंने आपको शुरू में बियर में झाग भी दिखाया थी, वो झाग और वो ब्रेड का फूलना वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जो एंजाइम ये करा रहा है वो है जाइमेज। जाइमेज वो एंजाइम है, ठीक हो गया। वो एंजाइम जाइमेज है, जाइमेज जाइमा, इससे आपने कैसे याद रखना है कि जाइमा इज अ गर्ल हु ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है, इसको याद रखना है कि जाइमा एक लड़की है जो कि अल्कोहल पीती है, ठीक हो गया। जाइमा इज अ गर्ल हु ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है, ये याद रखिए आपने। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अल्कोहलिक की, कि हम इसको बेकिंग में यूज़ करते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब इसको ये आप देख सकते हो कि ये यीस्ट की पार्टी हो रही है और अल्कोहल से हमारे पास गैस निकल रही है, ठीक हो गया। अब ये आप देखो कि हमारे पास ये रेस्पिरेशन का एक पूरा सा एक सम अप कर लेते हैं हम। अब ये देखो आपके हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन है, अल्कोहलिक है। इसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए होती, इसमें नहीं चाहिए होती। एंड प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारे 36 यहाँ पे 38 ATP हमने पढ़ा। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है हमारे पास और 2NAD पॉजिटिव बनता है, ठीक हो गया। अब अल्कोहलिक में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा हमारे पास 2NAD पॉजिटिव भी बनता है, ठीक है। और ये हमारे पास हर बॉडी सेल में हो रही है। एरोबिक मसल सेल्स में जब हमारे पास ज़्यादा हम एक्सट्रेनस एक्सरसाइज करें या फिर हम एकदम से कोई भारी कोई चीज़ उठाएं तो वो फिर उसमें मसल क्रैम्प पड़ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास अल्कोहलिक में हमारे पास यीस्ट और माइक्रोब्स हैं। अब हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक के ये डिफरेंस हमने देख लिया है। यूकैरियोट्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में होती है। एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती ही साइटोप्लाज्म में, ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें 38 ATP होंगे, इसमें 36 ATP प्रोड्यूस होंगे यूकैरियोट में, और यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड है, और इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है कि ये ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। और इसके अलावा हमारे पास ATP कितने थे, 36 to 38, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 ATP रिलीज हो रहे हैं। अब 2 ATP तो इसकी 2% एफिशिएंसी, इसकी 38 ATP तो इसकी हमने 40% एफिशिएंसी कर दी। ये नॉर्मल मोटिव मेटाबॉलिज्म प्लांट एनिमल सब में यही हो रही है एरोबिक। मसल फटीग अगर हो जाए, आपने ज़्यादा मसल को हिला दिया या फिर यीस्ट फर्मेंट हो गई है, तो इसमें कौन सी एक्सरसाइज होगी हमारे पास, तो होगी हमारे पास एनारोबिक। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में ये है कि हमारे पास, अब ये देखो आपको मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेट ATP। अभी असल में ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2 ही उसमें ही यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से नेट ATP हम 42 कहते हैं। फिर फर्मेंटेशन में कोई ATP यूज नहीं बन रहे, और हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 बन रहे हैं, और वो कैसे, ग्लाइकोलिसिस से जो बन रहे हैं 2 वही हमने कह दिया। ATP फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कितने हैं, 38 ATP हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा वाई ओनली 2 ATP इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि इसमें गैप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, इस वजह से सिर्फ 2 ATP जो कि ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं वही ATP हम इसको कहते हैं कि वो इसमें बन रहे हैं। अब आप ये चीज देखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास है,
उसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है एटीपी का, ठीक है। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। वो ऑर्गेनेली जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, इसके पास अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन वो है, और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स और ये जो एक फोल्ड बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी को इससे याद रखना है। तो ये बात आउटर मेम्ब्रेन पढ़ ली हमने, इनर मेम्ब्रेन पढ़ ली और हमने क्रिस्टी भी पढ़ ली। फिर उसके बाद इनके पास एंजाइम्स होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करते हैं। अब एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी फिजियोलॉजी ऑफ द सेल पर। अब फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ सेल। अब फंक्शन ऑफ सेल क्या है? अगर किसी सेल ने ज्यादा काम करना है, मसलन आपके हाथ के सेल्स हैं, आप शोल्डर्स हैं आपके, ये जो आपके बाइसेप और ट्राइसेप्स हैं, ये बहुत ज्यादा सामान उठा रहे हैं, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो जिस सेल को आप जितना फंक्शनिंग पे लाओगे उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हो जाएगा, उतनी एटीपी ज्यादा बनेगी वहां पे। तो ये आपने याद रखना है, क्रिस्टी क्रिएट द करंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास इनर फोल्ड में क्रिस्टी होते हैं, थाइलाकोइड नहीं होते, ये बात आप याद रखना। थाइलाकोइड हमारे पास उसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, और ये बात आपने इसे कंफ्यूज नहीं करनी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेलीज हैं और इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई कि ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी बने हुए हैं, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन, लेकिन सेमी ऑटोनमस का मतलब क्या है? सेमी ऑटोनमस का मतलब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए रखता है, ठीक है। अगर इसको बाकी सेल कुछ एनर्जी ना दें तो ये ही हैज द पावर टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। ये पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कह देते हैं कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, सेमी इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा दूसरी डीएनए और हमारे पास न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये खुद अपने आप को रेप्लिकेट करने की पावर रखता है। और इसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो यूनिवर्सल है वो कौन सा है? ग्लूकोज है। चले अब नेक्स्ट चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से आपने याद रखना है माइटो से माइटी इनर ट्रांसफॉर्मर ऑर्गेनेली याद रखनी है। फिर उसके बाद ये हमारे पास पावर हाउस है सेल का, इसके पास आउटर और इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन्स हैं क्रिस्टी। इनके पास जो फोल्ड्स होती हैं वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दे कंटेन एंजाइम, इनके पास एंजाइम होते हैं जो कि एनर्जी को, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास एटीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आप जैसे अब कोई पैसे देते हो तो आप अपना कोई भी काम करवा सकते हो, उसी तरह अगर आपने अपनी बॉडी में कोई काम करवाना है तो उसके लिए क्या करेंसी है? वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये एनर्जी हमें देते हैं। और इसके जो लास्ट थर्ड वाला बॉन्ड होता है ना, वो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होता है। इसके 3 बॉन्ड होते हैं एटीपी में, क्योंकि 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। तो इसका जो पहला है होता है वो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है और तीसरा गैमा होता है। गैमा के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जो कि हमारे पास एडिनोसिन के साथ अटैच हुआ होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके पास कितनी एनर्जी गैमा टर्मिनल फॉस्फेट के ब्रेकडाउन होने से हमें मिलती है? वो है 7.3 किलो कैलोरीज। अब ये बच्चे क्योंकि भूल जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भूलें, तो इसलिए हम इस चीज को याद करने के लिए आपने उन्हें क्या चीज याद रखनी है? आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है बच्चों। अब इसको मैंने किस तरह याद रखा हुआ है? 7 एटीपी से। 7 एटीपी आपने याद रखे हैं, और आपने याद रखना है कि एटीपी में कितने वर्ड्स होते हैं? 1 2 3। तो आपने याद रखना है कि 7 एटीपी हैं और उनमें 3 वर्ड्स हैं, 7.3 इस तरह आपका बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एटीपी के यूजेस क्या हैं? एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, हमारे पास नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन में यूज होता है, और बायोसिंथेसिस, अगर हमने कोई सिंथेसिस करवानी है अपनी बॉडी में, कुछ भी बनवाना है तो एटीपी यूज होगा। और ये हम जाके पढ़ेंगे आगे कि एटीपी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हर सेल में एटीपी पाया जाता है, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये करता है, और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसके 3 बॉन्ड हैं, और तीसरा जो बॉन्ड है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसको ब्रेक डाउन में जो वो उसका नाम है वो है गैमा, ठीक हो गया। उसकी सबसे हाई एनर्जी होती है।
अब ये एटीपी के जो फंक्शंस हैं वो आप देख लो कि सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कंडक्शन, इन सब में यूज़ हो रहा है। एटीपी हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने सारे काम करने के लिए। तो अगर आपने बॉडी में कोई भी काम करवाना है तो क्या चाहिए? एटीपी। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। एक हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन होती है जो कि लंग्स करते हैं, और एक रेस्पायरेशन हमारे सेलुलर लेवल पे होती है जो कि हमें एनर्जी जिससे प्रोड्यूस होती है, जिससे हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है जो यूज हो रहा है? ग्लूकोज है। अब वो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज भाई साहब ब्रेक डाउन करते हैं, टूटते हैं और ढेर सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये कौन सा प्रोसेस है? ये कैटाबॉलिज्म है। इसके बरक्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सा प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन का उल्टा होता है? वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। इसके 4 स्टेप हैं। एक पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से पहले है हमारा पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले ऑक्सीडाइज होता है, लिंक रिएक्शन में से गुजरता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी चेन, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कैमियोस्मोसिस भी कहते हैं, ये 2 पार्ट्स हैं जिनसे ये गुजरेगा। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो ये है कि हमारे पास फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि हमने कहा कि तमाम पूरी लाइफ जो है वो इसी पर रिलाई कर रही है, लेकिन नहीं, हमारे पास फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया वो इस पर रिलाई नहीं करते। वो किस पर करते हैं? वो लाइट पर करते हैं और वो केमिकल्स पर करते हैं। ठीक हो गया, इनके नाम से आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेजेस जो है सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो हमने देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ हो रही है। सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। फिर उसके बाद हमने जैसे ही क्रेब्स साइकिल और पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन करनी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी। मैट्रिक्स जो कि हमारे पास क्रिस्टी के अंदर थे। ठीक है, ये देखो, इसको बना देते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टी है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होगी? क्रेब्स साइकिल। और फिर उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। यहाँ पे हमारे पास F नोड F1 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और आज हमारे पास ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इस हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम करवाते हैं, तो ये डीहाइड्रोजिनेशन होती है। और ऑक्सीडेसिस यानी ऑक्सीजन का ट्रांसफर ऑक्सीडेसिस करवा रहे होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये बात व्हाट इज रिमूव्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या चीज रिमूव होती है? तो हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन नहीं रिमूव होती। ये बात याद रखनी है आपने। और एंजाइम कौन सा फिर यूज होता है? वो डीहाइड्रोजिनेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम। अब इसके बाद हमारे पास, आप इमेजिन करो कि आपका सेल एक पावर फैक्ट्री है। ठीक है, उस पावर फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहे हैं? सेल्स बनेंगे, एटीपी बनेगा। ठीक हो गया। तो अब क्या बात है कि यहाँ पर ग्लूकोज आया है ट्रक में लोड होके, तो ग्लूकोज को, इतने बड़े ग्लूकोज को वो नहीं इस तरह लेके जा सकते, तो वो क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को काट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज को काट के 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो उसको हम अंदर लेके जा सके। अब अंदर ग्लूकोज को क्या करेंगे? वो कट करेंगे। तो कटिंग के अंदर हमारे पास, ग्लूकोज की कटिंग के अंदर हमारे पास 2 एटीपी और 2 NADH बनेंगे। अब ग्लूकोज की कटिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लाइको। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो इस तरह ये जो वर्कर्स हैं इन्होंने क्या कर दिया? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। और ये कहाँ पर कर रहे हैं? फैक्ट्री के बाहर कर रहे हैं। फैक्ट्री हमारे पास अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। फैक्ट्री से बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये लोकेशन इसकी साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का गेट आता है, ये पायरुवेट जो 2 ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बने थे, वो इनको भाई साहब रोक लेते हैं कि बस रुक जाओ, अभी रुको। अब वो क्या करते हैं कि वो इनके साथ इनको कहते हैं कि अगर अंदर जाना है तो ऐसे नहीं जा सकते, अपने आप के ऊपर टिकट लगाओ, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए की, फिर ही तुम्हें जाने दूंगा। तो वो अपने आप को एसिटाइल कोएंजाइम ए लगाते हैं ताकि टिकट लगे और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकें। और इस प्रोसेस में वो अपने अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो तब ही उनको एंट्रेंस मिलती है।
आगे जाके हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उनको एक रोलर कोस्टर से गुजारा जाता है, जो कि आप देख रहे हो। अब उस रोलर कोस्टर को नाम जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही होती है चीज़, ठीक है। और उसके अलावा उस शहर में, आप समझ लो वो शहर में हो रही है, वहाँ के जो पूरी एक सिटी बनी हुई है, और वो क्रेब साइकिल उसको कहते हैं। ये क्रेब साइकिल से उसको गुजारा जाता है। उसमें क्या होता है कि उनके पास हर साइकिल में 3 NADH, एक FADH और एक ATP बनता है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अब कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, वो सब हम बाद में देखेंगे। और फिर उसके बाद फाइनल स्टेप जो ये हमारे पास NADH, FADH वगैरह ये निकले होते हैं, ये अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इनसे निकलते हैं 2, और हाइड्रोजन पंप होते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके जो हाइड्रोजन पंप के होते हैं वो फिर हमारे पास, ये जो हमारे पास ATP सिंथेज है इस टरबाइन से गुजरते हैं, और फिर आपके सामने ATP पैसे जनरेट होते जाते हैं। तो ये 36 ATP हमारे पास कहाँ पे हो रहे हैं, यूकैरियोट्स में, और हमारे पास प्रोकैरियोट्स में 38 हो रहे हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको चीज़ें मत भूलें। और दूसरा ये कि ये कहाँ पर हो रहा है, आप ये वॉल देख सकते हो, ये वॉल में हो रहा है, तो वॉल से पता चल रहा है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है ये चीज़। अब हम ये बातें कर चुके हैं, तो एक यहाँ पर ये बात है, ये बलोचिस्तान बोर्ड की बुक में आपके प्लांट ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है उसका फेट क्या होता है कि आपके पास, हमने पढ़ा हुआ है कि 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होते हैं वो मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर आप ग्लाइकोलिसिस को उल्टा लेके चलें। अभी हम ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस देखेंगे, फिर आप बताना कि हाँ ये आपको समझ लगी है या नहीं लगी। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज जो होती है वो ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज फॉस्फेट जो होती है वो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ मिलके वो सुक्रोज बनाती है। अब सुक्रोज जो है ना वो प्लांट की ट्रांसपोर्ट शुगर है, और हमारे पास अगर प्लांट में एक्सेस शुगर हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, स्टार्च में। स्टार्च इसकी क्या है, स्टोरेज फॉर्म। तो ये बात आपने याद रखना है, ST फॉर स्टार्च, ST फॉर स्टोरेज। ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं बार बार, तो आपने इसको देख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, जो कि हमारे पास कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट में, और ये किससे कन्वर्ट होता है, ट्राइस फॉस्फो एसोमरेज से, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ग्लूकोज के फंक्शन क्या है कि ये सेलुलोज बना रहा है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड बनाता है नाइट्रोजन के साथ मिलके, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स बनाता है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि अपनी रिड्यूसिंग शुगर की वजह से कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप याद करो कि हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़े थे, तो हमने कहा था कि नॉन रिड्यूसिंग जो है उसमें हमारे पास सुक्रोज है, उसमें हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है। ये MCQ हमने पढ़े हैं, आप अपने आप को रिवाइज करवाया करो। ये होती है एक्टिव रिकॉलिंग, कि हमारे पास पिछले कॉन्सेप्ट्स भी पक्के हो रहे हैं। तो वो रिड्यूसिंग के तौर पे ग्लूकोज एक्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि इनकी रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके अलावा ये सुक्रोज को कन्वर्ट करते, अगर ट्रांसपोर्ट इन्होंने करना है तो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर इन्होंने स्टोरेज होना है तो ST मतलब स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे स्टोर एज अ स्टार्च। फिर उसके बाद ये थोड़े से इनके डिफरेंसेस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि रिवाइज किए हुए हैं। तो आप लोग अगर इसको आप देखो कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेकडाउन है, हमारे पास टाइप्स इसके एरोबिक एनारोबिक हैं। आप इस साइड को ना देखो, आप यहाँ पे बस देखो और आप रिवाइज करो कि आपको रिवाइज हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। फिर उसका इनिशियल स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस था, जो साइटोसोल में होता है। उसमें 2 पायरुवेट हमारे पास बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, और उसके अलावा 2 NADH बनता है। फिर एरोबिक पाथवे में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमारे पास ATP बनते हैं। ATP का नंबर 36 हमारे पास यूकैरियोट में है, 38 हमारे पास प्रोकैरियोट में है। फिर उसके बाद एनारोबिक में हमारे पास क्या क्या बनता है, अगर अल्कोहलिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और उसमें अल्कोहल बनेगी। अगर हमारे पास दूसरी वाली है जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और NAD पॉजिटिव दोनों में बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये होती कब है, तो ये मसल्स में जब हमें ढेर सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं तब हो जाती है। तो ये सब हमने कर लिया। अब इसके अलावा हमारे पास रोल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल।
अब ये हमें कहाँ पर मिलता है, ये एनिमल्स में मिलता है और प्लांट सेल में हमें मिलता है। अब ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन इससे बना होता है और इनर मेम्ब्रेन इसके बनी होती है। एंड इट रोल इज इन ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर में होता है। और ये हमारे पास हमारे जो एंजाइम होते हैं कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है, और ऑक्सीडेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ हमने हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से हम यूज़ करेंगे, तो तब हम इसके लिए उसके पास एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसका माइटी इनर ट्रांसफर ऑर्गेनेली है, ये बात याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास ये सारी बातें हमारे पास एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज स्टोर्ड इन एटीपी, एटीपी के अंदर वो स्टोर्ड होती है, जब हमारी बॉडी को चाहिए होती है तो वो चली जाती है। और ये जो एटीपी है ये किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास स्टोर कर रहा होता है, जैसे ही चाहिए होगी वो निकाल देगा। फिर उसके बाद एंजाइम और कोएंजाइम जो है। अब एक बात यहाँ से मुझे याद आई, अब देखो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो शुरू में क्या होता है कि आपके मसल फटीग हो जाते हैं, ठीक है, शुरू में आपके मसल फटीग हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज बार बार करते हो ना तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजी ऑफ सेल पर डिपेंड करता है, तो आप बार बार अपने बाइसेप्स के मसल को कर रहे हो तो वो उसमें एटीपी का नंबर बढ़ जाएगा। एटीपी का नंबर बढ़ेगा तो जब आप दोबारा एक्सरसाइज करोगे तो आपको सोरनेस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपके एटीपी बढ़ चुके हैं। अब जब भी चाहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ा तो एटीपी भी बढ़ गए और आपको वो मिल जाएंगे। इस वजह से मसल बिल्डिंग होती है, क्योंकि वहां पर एटीपी का नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। अब ये बात आपको समझ लगी है, फिर आगे आ जाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में। अच्छा, अब एनर्जी जो हमारे पास आती है वो कहाँ से आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड से, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, जो कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब ये कहाँ पर होता है प्रोसेस, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है मॉलिक्यूल से वाया डीहाइड्रोजनेस एंजाइम, हाइड्रोजन को रिमूव किया अपने मॉलिक्यूल से डीहाइड्रोजनेस एंजाइम से, और फिर उसको कोएंजाइम से लिंक किया, जैसे NADH FADH के साथ हाइड्रोजन को मिला दिया और वो बना दिया, ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो उसको हम फिर क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये आपने याद रखना है। अब पास्चर इफेक्ट क्या है कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन एक सेल में हो रही है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो अगर उसमें ऑक्सीजन हमें मिल जाए, ठीक है, और तो फिर क्या होता है कि हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन रुक जाती है, तो स्टॉपिंग इनहिबिशन ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज पास्चर इफेक्ट, ठीक है। और हमने यही बात कही थी कि पास्चर वाज द पर्सन हु नेम्ड द वर्ड फर्मेंटेशन टू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन का वर्ड नेम्ड करने वाला भी पास्चर था, तो इस इफेक्ट का नाम क्या हो गया, पास्चर इफेक्ट। तो चलते हैं फिर अपने फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी ही देर में हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस के नाम से पता चल रहा है, एक सेकेंड, ग्लाइकोलिसिस के नाम से हमें पता चल रहा है कि नाम इसका हमें बता रहा है कि ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, यानी हम इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक हो गया। लाइसिस का वर्ड जहाँ भी है, कैटालाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, लाइसिस ब्रेक डाउन, तो उसको ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं लाइसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, हमने पढ़ा है, और इसमें हमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से ये फर्स्ट एवॉल्व जो हमारे पास बैक्टीरिया था वो माना जाता है कि वो एनारोबिक बैक्टीरिया था। अब ये ऑक्सीजन के अंदर भी हो सकता है और ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है ग्लाइकोलिसिस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में, जैसा कि हमने देखा था कि ग्लूकोज जब आया तो वो कह रहा है कि उसने दो हिस्सों में अगर एंट्री मारनी है तो इतना बड़ा ग्लूकोज नहीं जा सकता, उसको दो हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा,
3 कार्बन वाले में, और ये क्या करता है एटीपी और NADH भी प्रोड्यूस करता है, वो हम जाके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये ग्लूकोज हमने जो खाना ढेर सारा खाया वो सेल के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जाके वो ग्लाइकोलिसिस करता है, ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट बनते हैं। फिर अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो तो पायरुवेट सेल के अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एसिटाइल को ए बनाता है, और फिर वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रन करवाता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन तो फिर क्या होगा, तो फिर एसिटल्डिहाइड बनेगा सेल में, सेल वो फिर एथेनॉल बना देगा। ठीक है, यहाँ फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड की हमारे पास प्रेजेंस में फिर क्या हो जाएगा कि आपके पाँव जिस्म में आपको खलियां पड़ जाएंगी। ठीक है, मसल सॉरनेस हो जाएगी। तो पायरुवेट हमारे पास डिसीजन मेकर होता है कि ऑक्सीजन हुई तो पायरुवेट ने ये रास्ता अपना लिया, अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो पायरुवेट यहाँ चला गया, और हमारे पास इसमें नेट गेन एटीपी का ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है 2 एटीपी बनते हैं। वैसे हमारे पास 4 एटीपी बन रहे होते हैं, वो हम देखेंगे कि 4 एटीपी कैसे बनते हैं, लेकिन इसमें 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं तो हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं, और 2 NADH बनते हैं, और इसके अलावा 2 पायरुवेट बनते हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का, कि ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे पास ये एसिटिक एसिड बन गया, ठीक हो गया, और ये उसके अलावा ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर ये होता है कि 2 Na पॉजिटिव जो होते हैं वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये NADH और जो है ये हमें और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बिलीव किया जाता है कि जो अर्ली सेल्स थे अर्थ पे उनमें भी यही रिएक्शन होता था ग्लाइकोलिसिस के लिए, जिसमें आपके पास एसिटिक एसिड वगैरह बन जाता था और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती थी। अब हमारे अंदर जो हो रहा है रिएक्शन सब कुछ वो हम देख लेते हैं। हमारे अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ये होता है कि आपके पास सबसे पहले ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया फूड में से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ना जूम इन करके पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम इसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो कि आपने ग्लूकोज जो है आपने क्या किया कि आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई, ग्लूकोज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ गई, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होना है। अब फॉस्फेट कहाँ से आएगा हमारे पास, वो आएगा एटीपी से, एटीपी अपना फॉस्फेट देगा। अब फॉस्फेट ग्रुप, एक बात याद रखो कि बच्चों फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास जब कहीं से भी आता है ना तो वो एंजाइम कौन सा अटैच करवाता है, काइनेज। फॉस्फेट या तो निकल रहा है या तो ऐड हो रहा है, वो काइनेज का काम होगा। तो ग्लूकोज ने यहाँ पे एक अपनी फॉस्फोराइलेशन करवानी है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाना है, तो वो अपने कार्बन नंबर 6 पे सबसे पहले अटैच करवाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही फॉस्फेट आया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये जो फॉस्फेट है ये ये कहता है कि मैंने फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना है। फ्रुक्टोज क्योंकि सेम ये आइसोमर्स हैं तो इस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, आइसोमेरेज। अब वो कौन सा आइसोमेरेज होगा उसका नाम देखो, ये क्या है फॉस्फेट, तो यहाँ से फॉस्फो और यहाँ से ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन, तो फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज इसमें हमें चाहिए होगा, हमने अगर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है। सेम गोस अगर हमने फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो सेम एंजाइम लगेगा, तभी आपको ये रिएक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे पास ये इन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो डाला है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसकी दोबारा से हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होनी है। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन में कौन सा ग्रुप हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा, काइनेस एंजाइम यूज होगा। ठीक हो गया, अब जब आएगा हमारे पास फॉस्फेट तो वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। अब हमारे पास कौन सा चाहिए, क्या एंजाइम का नाम क्या होगा, तो यहाँ से फॉस्फो पहले लिखा आपने, फिर फ्रुक्टो लिख दिया। जैसे हमने लिखा था फॉस्फो हेक्सोस, तो इसमें लिखा फॉस्फो फ्रुक्टोज और काइनेज यूज हुआ है। अब ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को हमने तोड़ देना है। अब तोड़ने में जो एंजाइम आएगा वो है एल्डोलेज। ठीक है, एल्डर जो होते हैं वो सब कुछ
तोड़वाते हैं रिश्ते, तो यहाँ से आपने याद रखना है एल्डोलेज है वो एंजाइम जो तोड़ने के लिए आया इसे। अब एल्डोलेज जब इसको तोड़ेगा तो एक ये 3, अब देखो ना 6 कार्बन थे, तो 6 ने अगर 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुआ तो 3 इधर 3 इधर, तो ये ट्रायोज बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ट्रायोज ये बनेगा। तो एक हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा और एक हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये अपनी आइसोमराइजेशन करके इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो किससे कन्वर्ट होता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज से। ठीक है, ये ट्रायोज है ना ये दोनों, तो उसकी आइसोमरेज से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अब क्या है कि ये अब 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड होंगे और फिर आगे रिएक्शन रन करेगा। ठीक है, ये 2 हैं, ये सारे के सारे 2 हैं। अब रिएक्शन कैसे रन करेगा कि 2 फॉस्फेट ग्रुप आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास NAD पॉजिटिव आएगा। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि NAD पॉजिटिव जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस में आगे जाके यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे ये स्टेप पर ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है कि 2 फॉस्फेट ग्रुप आते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे हो रही है और फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है। तो इस स्टेप में जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक NADH लेगा, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा NADH लेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। पहले हमारे पास 3 फॉस्फेट था, अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, क्योंकि ये 2 जो फॉस्फेट आया है ना, ये एक इसके लिए आया जो इसमें कन्वर्ट हुआ था और ये इसके लिए आया। ठीक है, वैसे हर रिएक्शन में एक एक फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब ये 3 जो है वो 1 निकल, सबसे पहले जैसे हमने अगर लगाना था तो 6 में हमने लगाया था ऊपर और फिर 1 पे लगाया था, इसी तरह अगर तोड़ना है तब भी सबसे पहले 1 पे टूटेगा फिर 3 पे टूटेगा। तो ये हमारे पास 3 कार्बन बन गए, इसमें 1 2 3। तो अब ये जो 3 वाला है, ये 3 फॉस्फेट जो है ये हमारे पास किसके ऊपर यहाँ से फॉस्फेट रिमूव होगा। जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो यानी काइनेज का काम आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर यानी ATP जनरेट होगी इस स्टेप में। तो इस स्टेप को हम कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन, यानी हम इसके अंदर से फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 3 फॉस्फोग्लिसरेट को, अब ये एंजाइम का पहले नाम आप देखो, सबसे पहले यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल रहे थे, तो इस एंजाइम का नाम क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, हाइड्रोजन निकाल रहे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर अगर हम फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहे हैं तो उसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम निकाल नहीं रहे, लेकिन हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन जब चेंज हो जाती है किसी की, तो हम उसको कहते हैं कि इसमें म्यूटेशन हो गई है। तो म्यूटेशन वाला एंजाइम जब इसमें हम इसको यहाँ से 3 से इसको 2 पे ले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसका नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेज म्यूटेज। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास म्यूटेशन तो यहाँ पर होगी, शिफ्टिंग होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पर ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये पानी को अपने अंदर से निकाल देता है, वो H2O अपने अंदर से निकाल देता है। जब H2O अपने अंदर से निकालता है तो इसके लिए जो एंजाइम आता है इनोलेज आता है, इनोलेज इसके लिए एंजाइम आता है। तो ये स्टेप में क्योंकि वाटर निकल रहा है तो हमने इसको नाम दे दिया डिहाइड्रेशन। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो पायरुवेट काइनेज की मदद से पायरुवेट बन जाएगा, क्योंकि ये देखो काइनेज का मतलब है कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन हुई है और वो काइनेज बन गया हमारे पास। यहाँ पर थे हम, तो और वो यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट अब बन गया। ठीक है, 2 ATP यहाँ से निकले। अब देखो आपकी यहाँ से 2 ATP बन रहे हैं, यहाँ से 2 ATP बने। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने ATP हो गए, 4 ATP हमारे पास बन गए। ठीक है, अब ये तो 4 ATP हमारे पास बने हैं, ठीक है, इनमें से 2 तो यहीं पर ही यूज हो गए थे। देखो यहाँ पर जब हमने ATP यूज किया था, एक ये ATP एक ये ATP, 2 ATP यूज हो गए, तो हमारे पास कितने ATP बचे, 2 ATP। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या बना है, 2 NADH बने यहाँ पर, ये जो हमारे पास स्टेप था ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन का। उसके अलावा हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल 2 निकले हैं, और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के आए हैं। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि किस स्टेप पे हमारे पास क्या क्या निकला है। जब आप
इसको दोबारा देखोगे, अब ये देखो ये वाली जो फेज है ना, इसमें प्रेपरेटरी फेज है यहाँ तक, आइसोमराइजेशन तक जब ये डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पे ऑफ फेज है। पे ऑफ का मतलब है कि अब हमें जो हमने एटीपी लगाए थे यहाँ पे, वो एटीपी हमें दोबारा मिल गए हैं वापस, ठीक है। तो इसको पे ऑफ फेज कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन फेज, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जो निकलते हैं, इस वजह से इसको हम हाइड्रो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक हो गए। ये अब हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा है। अब ये जो पायरुवेट है, ये आगे जाके वही रिएक्शन करेगा जो हमने कहा था कि ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम एकदम से आगे आ गए हैं। अच्छा अच्छा बच्चों, चलो ठीक है। अब हम यहाँ पर थे, ग्लाइकोलिसिस का ये जब हमने कर लिया था, ये भी। अच्छा, अब ये देखो, आप यहाँ पे भी सेम वही बातें हो रही हैं कि एटीपी ग्लूकोज को मिली, एक फॉस्फेट बना, फिर उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, फिर उन दोनों ने आपस में टुकड़ों में डिवाइड हो गए और यहाँ पर ये बन गया। अब एक बात, हमारे पास फ्रुक्टोकाइनेस एक एंजाइम जो है, फ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम, जो कि हमारे पास यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और से इसको कन्वर्ट कर रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ना बच्चों, ये एंजाइम हमारे पास, ये स्टेप हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर हमारे पास अगर एटीपी ज़्यादा होगा तो एटीपी ने फिर कहना होगा इसको कि बस अब ना ग्लाइकोलिसिस करो, अब रुक जाओ। तो वो किसको कहेगा? वो इस एंजाइम को कहेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, कि अब रुक जाओ, अब नहीं हमें चाहिए एटीपी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप है, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने पहले 2 में बनाए, फिर उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकली, फिर फॉस्फेट आए, फॉस्फोराइलेशन हुई, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर एक फॉस्फेट निकला, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर इसकी म्यूटेशन हुई तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर उसके बाद फॉस्फो इनोल, पानी निकला तो इनोल बन गया, ठीक है। इनो पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट बन गया, ये सब हुआ। इनके एंजाइम देख लिए हमने पायरुवेट का। अगर फॉस्फेट ऐड हो या निकल रहा हो तो उसे हम काइनेज कहते हैं, याद रखनी है ये बात। अब ये देखो, यहाँ पर आप इसको ये इस तरह भी देख सकते हो कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये गेट पर आता है तो इसको वो कहता है कि उसको ना ये एक बैच दे देता है जिसका नाम है, क्योंकि ग्लूकोज जो है 6 साल का है तो इसको बैच कौन सा मिलता है? हेक्सोकाइनेज का बैच, ठीक है। अब वो जाता है तो उसको अपने एक ना शर्ट जो है उसका दोस्त अपने जैसी शर्ट उसे दे देता है, ठीक है, उसके शर्ट चेंज कर देता है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं, पीएफ के प्रिंसिपल, वो क्या करते हैं, वो एक और स्टेप देते हैं और वो उसके ऊपर एक और फॉस्फेट का बैच लगा देते हैं, और ये स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, एक और फॉस्फेट का बैच लगा दिया। अब इसके बाद वो एल्डोलेज जो होता है उसके मिलता है, और एल्डोलेज जो होता है वो एक आदमी है जो कि उसको 2 इंसानों में कन्वर्ट कर देता है। 2 इंसानों में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो है ना, ये लड़की जो बनी है वो इसको क्योंकि इस स्कूल में लड़के ही पढ़ सकते हैं, तो इस लड़की को वो क्या करते हैं, लड़के में ही दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट NaDH की बैटरी बनाता है, और फिर उसके बाद इसके पास एक फॉस्फेट भी आता है। अब वो फॉस्फेट जो है वो अपना काइनेज जो होता है वो अपना फॉस्फेट, ये बच्चा जो है वो एक अपना फॉस्फेट अपना अब निकालता जाएगा, अपना फॉस्फेट एडीपी को दे देता है और एटीपी उसका बना देता है। फिर उसके अंदर अपने अंदर म्यूटेशन करके फॉस्फेट सेकंड नंबर पे लेके आता है, और फिर वो फॉस्फेट उस टाइम अपना फॉस्फेट जो सेकंड के ऊपर लाता है उसमें म्यूटेशन करता है, फिर उसके अंदर पानी अपना निकालता है इनोलेस की वजह से, और फिर उसके बाद अपना वो जो फॉस्फेट ने 2 नंबर पे लेके आया होता है उसको निकाल देता है पायरुवेट काइनेज की मदद से। तो ये पूरा रिएक्शन इस तरह हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये स्टोरी भी आप देख लो कि ये एक स्टूडेंट है जो आ रहा है तो इसको फॉस्फेट ग्रुप का बैच दे दिया इस गार्ड ने, फिर उसके बाद उसकी शेप चेंज होगी। अब उसकी मुलाकात पिज़्ज़ा फैक्ट्री में हुई है, अब वो उसके जो कुक है उसने उसके ऊपर ढेर सारे फॉस्फेट लगा दिए हैं, और फिर उसके बाद अब वो जाता है अपने मशीन में तो उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। स्प्लिट करने के बाद आप देखो कि उसकी पूरी पैकिंग शैकिंग हो रही है, उसमें मसाले शाले लग रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वो होने के बाद वो उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करके भेज दिया जाता है, कहाँ? क्रैब साइकिल के लिए या फिर फर्मेंटेशन या दूसरे स्टेप्स के लिए। अब ये हमारे पास 2 फेजेस थी, प्रेपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज।
ठीक है, अब इसको आप रीड करोगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो कि इस फेज में एनर्जी एक्सपेंडेड होती है, यूज होती है, हमने देखा था यूज हो रही थी। 2 एटीपीज हमारे पास कंज्यूम होते हैं, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बना था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटो फॉस्फेट भी बना था, DHAP, लेकिन क्या था, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रिएक्शन को चलाने वाला कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ऑक्सीडेटिव फेज जो पीओ फेज है उसमें क्या होता है कि हमारे पास ATP प्रोड्यूस होते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स बनते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, और ये स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। और इट आल्सो प्रोड्यूसेस, ये NADH भी प्रोड्यूस करता है। हमने देखा था कि जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो NADH भी दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है NADH को, विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, अब ये NADH आगे जाके रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस करेगा। अब ये सारे स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 उन्होंने करके हर चीज बताई हुई है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। हम आगे चलते हैं क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट आवर चैप्टर। अगर आप उस डायग्राम का सब कुछ कर लोगे तो ये आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने, मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने सबसे पहले उस डायग्राम को अच्छे से देखना है, वहां से डायग्राम से आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोगों ने स्टेप्स याद रखने हैं ग्लूकोज के, तो उसके लिए एक निमोनिक है छोटा सा, गुड गर्ल्स फाइंड फनी डांसिंग बॉयज प्लेइंग पियानो परफेक्टली, ठीक है। तो इसमें अब ये आप देख सकते हो कि दीज आर द गुड गर्ल्स एंड दे आर फाइंड फनी डांसिंग बॉयज प्लेइंग पियानो परफेक्टली, एंड यू कैन सी दिस फनी परफेक्टली बॉय प्लेइंग द पियानो। अब इसमें क्या है कि गुड से हमारे पास है ग्लूकोज, दूसरे गुड से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद बनता है फ्रुक्टोज, फिर उसके बाद बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। ये जो स्टेप है ना, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, हमने कहा था। ऐसी बात है ना, इसमें जो एंजाइम था पी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, PF के जो एंजाइम है, ये हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम है। फिर उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट बनता है, फिर हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनता है, और फिर उसके बाद हमारे पास 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है पियानो से, और फिर उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है, म्यूटेशन, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, पाइरुवेट बन जाता है। ये सब हमने कर लिए हैं। अब ये आप इससे भी इसको याद कर सकते हो, और ये स्टेप्स वगैरह भी देख के आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को BTB की बुक कहती है कि ग्लाइकोलिसिस डजंट नीड फ्री ऑक्सीजन, दस प्रोबेबली फर्स्ट लाइफ वाज एनोरेबिक बैक्टीरिया। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो प्रोबेबली गालिबन जो हमारे पास सबसे पहला अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, बैक्टीरिया तो हमने पढ़ा था कि है, लेकिन वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, एनोरेबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। इट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है ये हर ऑर्गेनिज्म में मिलती है, एंड इट इज इवॉल्व्ड बिफोर द क्रेब्स साइकिल एंड ETC से पहले और क्रेब्स साइकिल से पहले बनी थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये बात उन्होंने कही है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट FTP की बुक में, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। कैसे पायरुवेट में, क्योंकि फॉस्फोरेट ग्रुप है, तो इसमें आपको पता लग गया कि काइनेज तो जरूरी आएगा, काइनेज आएगा हमारे पास, और फॉस्फोइनोल पेप कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास पायरुवेट में, तो हमारे पास कौन सा एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट का फेट क्या है, पायरुवेट का फेट, एक तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो वो एसिटाइल कोए बना के क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ETC चेन पूरी करेगा। एनारोबिक है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कर सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कर सकता है। मसल्स में है तो लैक्टिक एसिड करेगा, और अगर बैक्टीरिया या यीस्ट में है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, ठीक हो गया। ये इसका हमारे पास फेट था। फेट कहते हैं कि इसने आगे जाके करना क्या है, आगे जाके इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों की किस्मत में लिखा है कि आप लोगों ने MBBS करना है, तो ये फेट है कि आप, इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन और फैट एज अ फ्यूल कैसे यूज़ होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, रोज़ा रखा है आपने, तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि शुगर कम हुई तो आपके जो प्रोटीन फैट भागे भागे आएंगे कि भाई शुगर कम हो रही है, जल्दी से कुछ एनर्जी बनाओ। तो वो क्या करेंगे, फैट जो होंगे वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे और फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, ये सबको पता है। अब वो ग्लिसरॉल जो है वो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और वो क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस में एंटर ही मार देगा। ये ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप है जिसमें फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पर ये देखो, ये वाला स्टेप ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, तो ये स्टेप पे एंट्री मारेगा और हमारे पास ग्लाइकोलिसिस
चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर प्रोटीन से हमने बनानी है ग्लूकोज, तो वो प्रोटीन कहाँ पर हमें इंटरमीडिएट, किस अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाएंगे, अमाइनो एसिड जो होंगे वो कहाँ पर हमें मिलेंगे, क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट है। इस वजह से वो क्रेब्स साइकिल के अंदर शामिल होके इस तरह आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी और लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक में अल्कोहल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर एनएडीएच फर्मेंटेशन में यूज होता है, क्यों रिड्यूस होता है, ताकि हम एनएडीएच पॉजिटिव रिजनरेट कर सकें। जो एनएडीएच पॉजिटिव जो है वो हमने ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल करना होता है। वो ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में हम इस्तेमाल करते थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको यूज करते थे, जिसमें हम फॉस्फेट भी लगाते हैं 2 और ये सब कुछ। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है ये हमने पढ़ लिया कि ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाने के लिए साइटोसोल में हो रहा है विद और विदाउट ऑक्सीजन। और इसके अलावा अगर एनारोबिक है या एनारोबिक है, दोनों किधर होंगे, साइटोसोल में। साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसमें 2 नाम है लेकिन बात एक ही हो रही है। अब ईएमपी पाथवे क्या है हमारे पास ना, ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है ना, इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी मतलब एम्डन, मायरहोफ एंड पार्नस, ठीक है। ईएमपी पाथवे, एम्डन, मायरहोफ एंड पार्नस। अब एंजाइम्स मास्टर ऑफ पायरुवेट, आप इसको भी इस तरह याद कर सकते हो, या फिर आप इस तरह याद सकते हो कि एम बैडन ने बताया कि एम बैड हो रहा है ग्लूकोज, और मेयरहोफ जो थे, मेयर साहब थे, उन्होंने बताया, कहा कि चलें अब हम कुछ पैसे बना लेते हैं, एटीपी बनाते हैं। और पार्नस ने कहा कि पायरुवेट बन गया, लेट्स डू इट। और उसके बाद फेसेस हमने पढ़े, प्रेटरी फेस और पे ऑफ फेस। इसमें एटीपी यूज हो रही थी, एक्सपेंडिचर हो रहा था, और इसमें हम उसको बना रहे थे। अब प्रीपरेटरी फेज जो है उसमें 2 एटीपी कंज्यूम हुए, ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं। उसमें स्प्लिट हो गया फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और ये आइसोमर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और हमने अगर आगे रिएक्शन लेके जाना है तो हमें फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट चाहिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन आगे चलता रहता है। अब प्रेपरेटरी फेज में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, और फ्रुक्टोज रीअरेंज होकर वो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना देता है, और इसमें एटीपी अगेन हमें यूज होती है, और फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनता है। ये बातें सारी होगी। अब यहाँ पर ये बात है, ये हमने सब कुछ कर लिया था। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। और मैंने आपको बताया था कि ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला जो रिएक्शन है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से 1,6-बिसफॉस्फेट में, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। एटीपी ज्यादा तो ये कम, ये रोक देगा, ठीक है। ये बात हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव पे ऑफ फेज है। ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपको केमिस्ट्री याद हो तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमारे पास नाउ रिएक्शन हैपन ट्वाइस, रिएक्शन हमारे पास 2 मरतबा ये होगा। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास कितने जो पायरुवेट बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन गए, तो हमारे पास 4 एटीपी बने, 2 एनएडीएच बने, 4 एटीपी में से 2 तो यूज हो गए, तो 2 बचे। और ये सारे हमने ऑक्सीडेटिव फेज के स्टेप देख लिए हैं, ठीक है। आज जब आप इसको बार बार देखोगे, वीडियो लेक्चर लोगे, तो आपको बात की स्टेप सारे समझ लग जाएंगे। आई होप कि आपको अभी तक जो जो हमने किया वो सब समझ लग गया। कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर की इवेंट्स जो हो रहे हैं वो ये है कि हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट ने अपने 2 हाइड्रोजन लूज कर दिए, बहुत गम की बात है, और उसने एनएडी पॉजिटिव को एनएडीएच में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एनएडी पॉजिटिव हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस हमने देखी थी कि अगर ये ना हो तो ग्लाइकोलिसिस नहीं चल सकता। ये स्टेप की इतनी इंपॉर्टेंस है, इस एनएडी पॉजिटिव कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी रीजनरेशन कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हुआ था, और उन्होंने 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट और पानी निकाल के इनॉल पायरुवेट बना दिया था, और फिर उससे काइनेज की मदद से पायरुवेट बना दिया था। ये हमारे पास सब कुछ हो गया। अब ये देखो रिड्यूस कौन सा हो रहा है, एनएडीएच। रिड्यूस मतलब हाँ, इसमें ऑक्सीडाइज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम इट, ठीक है। लेकिन रिड्यूस हमने किसको किया, एनएडीएच को किया, कि रिड्यूस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें हो रही है तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं कि भाई आप बताएं कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है।
तो आपको पता होनी चाहिए बातें। अब ये बात ये देखो, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है, सबसे पहले हमने बताया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो हेक्सोकाइनेज आया था। यहाँ पर जल्दी से वापस चलते हैं। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज, फिर उसके बाद हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया, इन्होंने एक स्टेप मिसिंग किया हुआ है, तो लेकिन आपको सब कुछ पता है। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब बनाएगा तो पीएफ के एंजाइम लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, और ये एंजाइम हमारे एटीपी की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। कम एटीपी होंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये कहेगा भाई चालू कर दो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की साइकिल को, तो फिर वो चालू हो जाएगी और रेस्पिरेशन जो होगी वो स्पीड अप हो जाएगी और ढेर सारी एनर्जी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर एटीपी बहुत ज्यादा तो वो कहेगा यार बहुत ज्यादा भाई, बस अपने अब बस कर दो भाई बस, तो वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा पीएफ के फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम को, और रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इट वाज सो इजी, ये बातें हमने पढ़ ली हैं। अच्छा ये देखो, अब हमारे पास एटीपी लेवल अगर ज़्यादा है, ये बात सुन लो कि फीडबैक इनहिबिशन जो है वो कहाँ से हो रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो रेस्पिरेशन को स्लो डाउन करने के लिए एक तो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पीएफके है एंजाइम, ठीक है। उसके अलावा पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है, जो कि हम एसिटाइल को ए के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी फिर वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है जैसे सिट्रेट सिंथेज, ये भी इनहिबिट का हो जाएगा। तो ये तीनों एंजाइम रेट रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि रेगुलेट करेंगे आपके एटीपी को, ठीक हो गया। ये बातें हमने पढ़ ली हैं। द सबस्ट्रेट दैट यील्ड द फाइनल एटीपी वो कौन सा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट था। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस के 2 पायरुवेट बने थे। किसी को इसमें अगर इतराज है कि नहीं 2 नहीं 3 बने थे पायरुवेट, तो वो मुझे कह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एंजाइम्स को याद करने के लिए आप लोगों के लिए बनाया था हलवा पूड़ी पकौड़े और टिक्का गरम पेशावरी पुलाव, एकदम प्यार है, ठीक है। तो हलवा पूड़ी, ओ माय गॉड मेरे फेवरेट, पकोड़े और टिक्का, ओ माय गॉड, गरम पेशावरी पुलाव, माशाल्लाह एकदम प्यार है, ठीक है। तो हलवा से आपने याद रखना है हेक्सोकाइनेज, पूड़ी से याद रखना है फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, पकोड़े से याद रखना है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और से आपने याद रखना है एल्डोलेज। एल्डोलेज का मैंने बताया था कि एल्डोलेज ना तोड़ने का काम करते हैं, एल्डर्स जो है तोड़ने का काम करते हैं चीजों को, रिश्तों को ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है टिक्का। टिक्का का क्या काम है, टिक्का का काम है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक हो गया। गरम गरम से आपके पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर उसके बाद पेशावर से आपने फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज याद रखना है। फिर पुलाव से आपने याद रखना है कि पुलाव में आजकल म्यूटेशंस आ रही है, चेंजेस से आ रहे हैं, तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और फिर उसके बाद हमारे पास है एकदम से इनोलेज, और प्यार है हमें तुमसे प्यार है पायरुवेट काइनेज। तो अब हम आ जाते हैं पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें नहीं लेना, क्योंकि तुम 3 कार्बन एटम हो, हमें तुम्हें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कि सिंसेयर सिर्फ 2 कार्बन हो। तो पायरुवेट क्या करता है बेचारा, वो करता ये है कि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, अपने हाइड्रोजन भी निकाल देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 कार्बन एटम बना लेता है। अब वो 2 कार्बन एटम जो बनता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, अच्छा 2 कार्बन जो एटम हमारे पास बन गया है, वो उसके अंदर कोएंजाइम ए मिलता है, कोएंजाइम ए उसके पास आता है। कोएंजाइम ए उसके ऊपर जब एक्ट करता है तो वो एसिटाइल, एसीटेट जो होता है एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशन, चेंजिंग ट्रांजिशन रिएक्शन, या फिर हम कहते हैं उसको लिंक रिएक्शन, ठीक हो गया। लिंक करने वाला रिएक्शन इसलिए है क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहती है कि अगर ये रिएक्शन ना हुआ तो मैंने तुम्हें अंदर नहीं आने देना, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं है आपकी। तो फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हमें करवानी तो पड़ेगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालनी पड़ी हमें ऑक्सीजन के साथ। ये देखो ना ऑक्सीजन निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन के, ठीक है। अब आगे हम फिर चलते हैं कि
ये पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एसिटाइल कोए बनाया, एसिटाइल कोए आया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो फिर एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अब NADH अगर रिड्यूस हुआ है तो वो कौन सा एंजाइम करवाएगा? डीहाइड्रोजनेज। ये आप सब लोगों को पता है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल डीहाइड्रोजनेज करवाएगा। ठीक है, नाम ही बता रहा है चीख चीख के मैं ये हूँ ऊंची ऊंची से, लेकिन आप अगर सुनने वाले बने तो MD कैट के एग्जाम के दौरान आप सबके कान बंद हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या था ये। अब इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने स्टेप किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो एक कार्बन कम हो गया। फिर उसके बाद NADH जो है, NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हुआ, जिसमें हम कहते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन हुई या फिर ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, वो स्टेप की वजह से वो एसीटेट एसिटाल्डिहाइड बन गया और वो हो गया हमारे पास डिहाइड्रोजनाइज्ड ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो उस पायरुवेट को एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब उसके बाद ये इसके पास क्या आएगा कि एसिटाइल कोए आया, और एसिटाइल कोए ने एसिटाइल कोए ने क्या किया कि इसके अंदर एंट्री मारी और एसिटाइल कोए बना दिया एसीटेट को। एसीटेट एसिटाल्डिहाइड सब सेम नाम है। ठीक हो गया, तो ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन देखो तो यहाँ पे 2 पायरुवेट हमारे पास है, याद करो एक ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट यूज हुए, तो इसमें कोएंजाइम ए जो है वो भी 2 यूज होंगे, और NADH हमारे पास कितने आएंगे? फिर 2 ही आएंगे। फिर एसिटाइल कोए कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, 2 NADH बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेंगे। ठीक हो गया, और ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है पहले ही, ये बात लिखी हुई है आपकी PTB की बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से पहले। ठीक है, और एसिटिक एसिड प्लस कोएंजाइम A इज इक्वल टू एसिटाइल कोए। ठीक हो गया। अब कुछ FTB यानी फेडरल बोर्ड की बुक की किताबों से कुछ बातें हैं, वो कहते हैं कि पायरुवेट बनता कब है? साइटोसोल में बनता है, इसमें किसी को एतराज? फिर उसको चार्ज लगता है कोएंजाइम A का, और फिर एंट्री मारता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसको लेके कौन जाते हैं? ट्रांसपोर्ट एंजाइम प्रोटीन्स। और एसिटाइल कोए जो होता है वो फिर एंट्री मार देता है क्रेब्स साइकिल में, रोलर कोस्टर में। ठीक है, फिर हम उसके बाद KPK की बुक में जो लिखा हुआ है उसमें वो कहता है कि 2 ATP प्रेपरेटरी फेज में यूज हुए हैं, दो आपके पास 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं पी ऑफ फेज में, ऑक्सीडेशन फेज में, और नेट गेन आपके पास 2 ATP का है। फिर उसके बाद बलोचिस्तान की बुक में हमें कहते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसको हम डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, आप इससे रिवीजन कर सकते हो, और ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल अब आ गई, क्योंकि एसिटाइल कोए बन गया, एसिटाइल कोए ने अब एंट्री मार दिया क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो उस क्रेब्स साइकिल का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसे टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम हैं, मेरे इतने सारे नाम हैं, जब तुम क्रेब्स साइकिल बुलाते हो बड़े अच्छे लगते हो। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी किसने की थी? हैंस क्रैब ने। तो इस वजह से सर की वजह से 1930 के अंदर सर ने डिस्कवरी की थी। 1930 को आपने इतना याद रखना है कि ये भी सर थे, और एक और भी हमारे सर हैं, सर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने 1930s में क्या किया था? इलाहाबाद का एड्रेस दिया था। तो 1930 में ही हमारे पास ये क्रेब्स साइकिल हो रही है। तो ये बात जब आप अल्लामा इकबाल से याद रखोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगी कि हैंस वाले जो सर थे उन्होंने भी 1930 में ही डिस्कवरी की थी किसी चीज़ की। अब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट सिट्रेट है, सिट्रेट। और फिर उसके बाद इसको TCA साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट है इसके पास 3 कार्बन है, इस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, 3 कार्बन है इसके पास। अब हम आ जाते हैं एक तो इसकी डिस्कवरी है, फिर उसके बाद हमारे पास जो बाकी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसिटाइल कोए जो है, 2 एसिटाइल कोए, ये हमारे पास किस में हो रहा है रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेने के लिए इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना, पायरुवेट को। तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट के साथ ये मिलता है 2 कार्बन। ये 2 कार्बन थे, हमने देखा था कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई थी। अब ये 4 ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके, एसीटेट के पास होते हैं 2 कार्बन, ऑक्सैलो के पास होते हैं 2 कार्बन मिलके आपने 4 कार्बन बना लिए। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक 6 कार्बन एटम बनाते हैं, जो इसको हम कहते हैं सिट्रेट।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होती है ऑक्सैलोएसीटेट से, और ये वो साइकिल जो कि एसिटाइल कोए को पायरुवेट में से रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ NADH रिलीज करेगी। 3 NADH बनेंगे, एक FADH बनेगा, एक ATP बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक हमारे पास एसिटाइल कोए से। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो इसमें ब्रेक डाउन करके रिलीज करी है इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक तो ये होगा। अब इसके बाद एम्फीबोलिक नेचर जो है इसकी वो ये है कि ये हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है, एम्फी कहते हैं दोगले को, जो तो दोनों तरीके से एक्ट करता है। तो ये इट इज़ अ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक बोथ। और ये हमारे पास इसके पास जो है इंटरमीडिएट्स होते हैं, दे यू आर यूज फॉर द बायोसिंथेसिस, लाइक अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं, फैटी एसिड बनाने में भी यूज होते हैं, जो इसके इंटरमीडिएट्स हैं। और ये MCQs भी आपके पास आ जाता है कि कौन सी साइकिल एम्फीबोलिक है, तो वो है क्रेब्स साइकिल। अब इसको क्रेब्स साइकिल की जो सारा कुछ है उसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक आपका बनाया है। इसमें ये है हमारे पास कराची में आया है। देखें, कायदे आज़म का मज़ार मैंने बनवाया है। अब ये कराची है, कराची में आया है ढेर सारा बड़ा सा तूफान, और उस तूफान की वजह से ये जो क्रैब्स हैं वो बाहर आ गए हैं समुद्रों से, और ये हैंड्स जो हैं ये भी बाहर आ गए हैं। हैंड्स से आपने याद रखना है कि ये आपके डिस्कवरी किसने की थी, हैंड्स ने की थी। अच्छा, तो कराची में 1930 की बात है, ये 1930 की बात है कि कराची में आया एक तूफान जिसकी वजह से सब आगे बाहर, क्रैब सारे बाहर आ गए। तो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि गवर्नमेंट ने कहा कि कराची में सारे कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए क्योंकि क्रैब्स बाहर आते हैं। और क्रैब्स क्योंकि अप्रैल के महीने में आए थे, तो फिर गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि मई से ऑनवर्ड आपके सबके स्कूल करे शुरू होंगे। और फिर उसके बाद और बच्चों को ये कहा गया था कि उन्होंने अपनी मदर के साथ रहना है जब तक स्टॉर्म ख़त्म नहीं हो जाता। तो मदर से आपने याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपने रहना है। तो ये सारी, अगर आप इससे ये वाली लाइन अब याद रखें कि ऑल कॉलेजेस इन कराची, आपको क्रैब साइकिल से ये निमोनिक याद आना चाहिए, ऑल कॉलेजेस इन कराची शेल स्टार्ट फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स। अब हम देख लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, ऑल से आपने याद रखना है एसिटाइल कोए, कॉलेजेस से आपने याद रखना है आपके पास सिट्रेट है, ऑल कॉलेजेस इनसे आपने याद रखना है आइसोसिट्रेट। फिर उसके बाद कराची से आपने याद रखना है अल्फा कीटोग्लूटरेट। फिर शेल से आपने याद रखना है सक्सिनाइल कोए। फिर उसके बाद सक्सिनाइल कोए से आपने याद रखना है स्टार्ट सक्सीनेट। फिर फ्रॉम फ्यूमरेट। फिर मई से मेलेट याद रखना है, और ऑनवर्ड से आपने ऑक्सैलोएसीटेट याद रखना है। ये निमोनिक मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया है। तो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं मोटिवेट हुआ करूँ और आपके लिए मज़ीद और निमोनिक बनाया करूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये इन बातों को ना हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना नाम याद करा रही हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जाके इसको करेंगे। अब ये सिट्रेट सब कुछ हो गया कि इसके ये सब कुछ है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है कि आपके पास ना एक IAS एकेडमी है आपके पास, ठीक है। IAS एकेडमी जो कि इंडिया में जैसे हमारे पाकिस्तान में CSS करके बच्चे पास में जाते हैं, इंडिया में IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एकेडमी है कोई। अब उसके अंदर IAS में आपके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे NADH प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, स्ट्रेस और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कराची में पैनिक बहुत ज़्यादा हो गया और स्टूडेंट स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो ये जो IAS है ना, IAS से आपने याद रखना है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के अलावा अल्फा कीटोग्लूटरेट, और उसके अलावा सक्सीनिल कोहे। ये 3 स्टेप जो हैं, इन तीनों स्टेप में हमारे पास क्या है, NADH और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनमें बन रही है, इनमें रिलीज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये सारी बातें आपने बस याद रखनी है, इन स्टेप में भी हैं। बाकी हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ एंटर हो रही है, क्या चीज़ लीव कर रही है, वो हम आगे जाके देखते हैं। अब ये आप देखो कि सक्सेस से आपने याद रखना है कि सक्सीनाइल से आपने याद रखना है कि जहाँ सक्सेस होती है ना वहाँ ATP बनेगा। जहाँ सक्सेस होती है, यहाँ पे सक्सेस है और यहाँ पे सक्सेस है, यानी इनके दरमियान में ATP बनेगा। तो GTP जो होता है GDP में कन्वर्ट होके ATP बना देता है, ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये फ्यूमरेट से जो मेलेट है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जहाँ पे फ्यूमरेट है ना, फ्यूमरेट F और फ्यूमरेट है, वहाँ पे उसी टाइम पे FADH भी हमारे पास बन रहा होता है। यहाँ पे FADH बन गया। फिर उसके बाद मेलेट और फ्यूमरेट जो है फ्रोम में, यहाँ पर आपने याद रखना है कि स्टॉर्म की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। तो ये जो फ्यूमरेट है, इट लव्स वाटर,
तो यहाँ पे वाटर का एक स्टेप है, पानी यहाँ पर हो रहा है, ठीक हो गया है। अब आपने इसको, हमारे पास ऐड यहाँ पे पानी हो रहा है, तो अब ये हम देख लेते हैं कि ये कितने कार्बन हैं, और फिर उसके बाद मेलेट से हमारे पास दोबारा क्या बन गया, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन था, एसिटाइल कोए हमारे पास 6 कार्बन था, और ये हमारे पास 6 कार्बन सिट्रेट बना रहा था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको सब बता दिया। अब ये एक चीज नोट करो, यहाँ पे NADH बन रहा है, यहाँ पे NADH बन रहा है, और ये 1-2 NADH बने। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑक्सैलो मई से ऑनवर्ड यहाँ पर एक NADH बन रहा है, ठीक है। मई ऑनवर्ड जो है उसमें जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो बच्चों में ढेर सारी एनर्जी आएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पर 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक फ्यूमरेट से पास FADH प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके अलावा हमारे पास एक ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं इस ओवरऑल साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो कि सिट्रेट जो है, वैसे सिट्रेट जो पहले कन्वर्ट होता है वो हमारे पास सिस एकोनाइट में होता है, फिर उसके बाद जाके फर्दर आइसोसिट्राइट में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपकी बुक ने ये स्टेप जो है, ये दोनों ये एक स्टेप इसको बनाया हुआ है, और उन्होंने आइसोसिट्रेट बना दी है, ठीक है। तो उन्होंने इस स्टेप को मिस किया हुआ है, तो आप लोग अगर याद रखना चाहते हैं रख लें, नहीं रखना चाहते तो इट्स अप टू यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिट्रेट जो होता है वो 6 कार्बन बनाता है, वो बनता है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को से जो आइसोमराइज्ड होके आइसोसिट्रेट बना देता है, ठीक है, आइसोसिट्रेट। अब इसमें इसने कार्बन डाइऑक्साइड लूज किया और अल्फा ग्लूटारेट बना दिया, ये 5 कार्बन है, और NADH हमारे पास मिल गया। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और NADH भी बना, फिर ये सब चीज़ें आपने याद रखी है। फिर उसके बाद एक और कार्बन डाइऑक्साइड अगले स्टेप में रिलीज हुआ, जिसको हमने IAS कहा था कि इसमें यहाँ पे स्ट्रेस बहुत होगा बच्चों में, तो NADH और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। सक्सेसफुल है स्टेप में हमारे पास ATP बन रहा था GTP से, ठीक है। GTP और ATP की इंटर कन्वर्शन हमारे पास हमें देखने को मिलती है कि GTP जो होता है वो अपना GDP में कन्वर्ट होता है, और वो ATP में कन्वर्ट, इससे हमारे पास कन्वर्जन हमारी बुक में लिखी हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास सक्सीनेट जो होता है वो फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट मतलब FADH बनेगा। फिर फ्यूमरेट जो मैलेट में कन्वर्ट होता है, हमने कहा था कि फ्रॉम मई में जब कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। और फिर उसके बाद हमने कहा था मैलेट से जब ऑनवर्ड में जब कॉलेज स्कूल खुलेंगे तो बच्चों में होगी ढेर सारी एनर्जी, और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से एक NADH यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो कि हमारे पास ये एसिटाइल कोए है, फिर उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट है। ये जो सिट्रेट है ये हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसको इस वजह से हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, और इसके अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इस वजह से हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं। अब उसके बाद आइसोसिट्रेट बना, आइसोमर था तो सेम कार्बन नंबर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कार्बन निकलता गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता गया, तो वो आप देखो कि 6 से 5 कार्बन हुआ, 5 से 4 हुआ। अब ये जो अगले स्टेप्स हैं इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा, तो ये सारे 4 कार्बन के ही सारे स्टेप्स हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये सब चीजें चल रही हैं। अब इसमें आपको इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप जो है आपका, इसमें आपको पानी चाहिए होता है, और वो पानी आपको फिर जो आपका पानी रिलीज होता है वहां से आपको मिलता है। अब ये आप देखो, पहले हम ये देख लेते हैं ATP कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इस साइकिल से, 1 ATP एज अ GTP इट इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। NADH जो है वो हमारे पास कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3, और FADH 1 प्रोड्यूस हो रहा है। साइड क्या है, कैप साइकिल की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। मेरे साथ साथ बोला करो ताकि आपको अभी इसी टाइम याद हो। फिर उसके बाद कौन सा स्टेप FADH2 देता है, तो वो सक्सीनेट से फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है तब देखता है। विच एंजाइम फ्रॉम सिट्रेट, सिट्रेट कौन सा एंजाइम बनाता है, तो वो सिट्रेट सिंथेज है, ठीक है, वो सिट्रेट बनाएगा। फिर उसके बाद आइसोसिट्रेट के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होती है तो उसको हम डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमने सक्सिनाइल कोई में अगर कन्वर्ट किया है तो उसमें भी हमारे पास क्योंकि IAS मैंने आपको बताया था, तो इस स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज ऐड होता है, तो अल्फा कीटोग्लेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम हमने रख दिया। फिर उसके बाद आप मुझे ये बात बताओ कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा था हमारे पास,
सिट्रेट था। हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल वर प्रोड्यूस 3। विच स्टेप FADH प्रोड्यूस कौन सा कर रहा था जिसमें हम सक्सीनेट से फ्यूमिनेट में कन्वर्ट कर रहे थे। व्हाट हैपेंस एट अल्फा कीटोग्लूटारेट पे क्या हो रहा था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही थी और NADH फॉर्म हो रहा था। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नाम से अगर रिएक्शन में देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो नाम से आपको पता लगना चाहिए कि स्टेप क्या बन रहा है, क्योंकि आपकी बुक्स में उन्होंने मुश्किल मुश्किल इस तरह के नाम लिखे हुए हैं और अगर आप सिर्फ साइकिल देखो तो आप साइकिल से भी सब कुछ निकाल सकते हो बाहर। तो क्रेब्स साइकिल जो होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब बच्चों को कह दिया कि माँ के पास रहना है, तो माँ के पास मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास रहना है। हाउ मैनी ATP इक्विवेलेंट आर जनरेटेड बाय 1 टर्न। अच्छा, तो 1 टन से हमारे पास देखो NADH हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 3 NADH, और FADH हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 1 और 1 GTP प्रोड्यूस हुआ है। तो जो हमारे पास NADH है ना, ये 3 ATP बनाता है, और जो हमारे पास 1 NADH, ठीक है, 1 NADH 3 ATP बनाता है, 1 FADH 2 ATP बनाता है, और एक ATP बनाता है। तो आपने इसको किस तरह याद रखना है कि FADH के साथ ये जो 2 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसने 2 ही ATP देने हैं, और NADH जो है ना, इसने 3 ATP देने हैं, ठीक है। इसको इस तरह आपने याद रखना है। तो एक में 3 हो रहे थे, 3 3 9 हो गए, 9 के साथ ये 2 2 4 हो गए, नहीं ये 1 है तो ये 2 हमने प्लस किया, और फिर एक ATP, तो ये 9 10 11 12 टोटल कितने हो गए हमारे पास ATP, 12 ATP एक साइकिल्स में 1 टन से हमें मिल रहे हैं। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई, क्रेब्स साइकिल हुई, और ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सीडेटिव फेज उसकी चली। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ हम आ जाते हैं, जो कि हमें क्या ATP NADH से हमें ATP जनरेट करके देगी और हमारा पूरा रिएक्शन करेगी। इससे पहले अगर आपको मेरे पूरे लेक्चर्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर विच इज़ रिटन ऑन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। इसके जो सबसे एंड पे लिखा हुआ है वहाँ पर, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करने वाले के लिए हमें गेट तो चाहिए होगा, अगर हमने कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो ये किसी गेट पर हो रही है, किसी मेम्ब्रेन पर हो रही है, जो दीवार बनी है उस पर हो रही है। अब वो जो दीवार है वो कौन सी दीवार है, वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे हमारे पास ना इस तरह क्रिस्टी बने हुए हैं। अब वो क्रिस्टी ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब चेन जो है वो किसी मेम्ब्रेन पे है, और इस चेन में जो रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होके हमारे पास ATP बना रहे होते हैं, तो ATP बनने की वजह से हमने इसको कहा कि फॉस्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के रिमूवल से और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के एडिशन से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारे पास फाइनल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसमें NADH और FADH से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं, वहां से निकलते हैं और एनर्जी जनरेट करते जाते हैं। अब वो क्या होता है कि एक तो सबसे पहले ना हम ये ड्रॉ करते हैं क्रिस्टी है, ताकि ना आपको साथ साथ पता चले कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ये क्रिस्टी ड्रॉ करो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ करो। इसके यहाँ पर ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, F1 F0 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे ना चेन्स में बैठे हुए हैं, कॉम्प्लेक्सेस बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि आपके यहाँ पर यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हुई थी, क्रेब्स साइकिल में क्या प्रोड्यूस हुए थे, NADH। अब वो NADH जो होते हैं वो इस चेन से पास जब करते हैं ना, तो अपने हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में निकाल देते हैं। ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर एक ATP सिंथेज का एक पंप लगा होता है, वो ATP सिंथेज का पंप इसको अपने अंदर से गुजारता है, तो सब एनर्जी जनरेट करता है, ATP में कन्वर्ट करता है इनको। तो हाइड्रोजन से हमें और इलेक्ट्रॉन से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि प्रोटॉन बाहर ज्यादा हो गए, ग्रेडियंट का मतलब क्या है एक जगह ज्यादा है एक जगह कम, तो बाहर ज्यादा हो गए प्रोटॉन, ये हम ढेर सारे प्रोटॉन बना देते हैं, और अंदर बहुत कम हो गए, ठीक है। तो वहां से हमारे पास ATP जनरेट होती है, एनर्जी करेंसी बनती है, और ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल एक्सेप्टर एंड इट फॉर्म्स अ वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो फिर हमारे पास फाइनल एक्सेप्टर बनती है, ये बात याद रखना, और फिर वो क्या बना देती है, पानी। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को अगर आप याद करोगे, ग्लूकोज का रिएक्शन है, ग्लूकोज रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, और हमारे पास क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देखी कि क्रेब्स साइकिल में रिलीज हुई, ठीक है, और वाटर कहाँ पे बन रहा है, वाटर यहाँ पे बन रहा है।
अब यहाँ पे उसके अलावा हमने ढेर सारी एटीपी भी बनाई थी, एटीपी भी बनाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को पंप कर रही है, ये ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये पानी को बना रही है, और ये मोस्ट एटीपी यही बना रही है, 34 एटीपी ये बना रही है, 2 एटीपी हमने ग्लाइकोलिसिस में बना लिए थे, और 1 एटीपी जो हमने बनाया था वो वैसे ही बना दिया था क्रेब्स साइकिल में। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब आप ये चीज़ देखो, आप लोगों के लिए ना मैंने ये एक एनिमेशन रखी हुई है, यहाँ पर ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ से जब गुजरे हमारे पास ये NADH डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, इसको हम FADH2 का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इन सबके आगे ना नाम मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपके पास ना इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कॉम्प्लेक्स हैं, इस वीडियो को आप दोबारा देखो। ओहो, अच्छा ये देखो, ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो में देखो कि यहाँ पर ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल के जा रहे हैं, बाहर निकलते जाते हैं, फिर ये बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है। अब ये एटीपी सिंथेस है और ये इनको अंदर लेता है और यहाँ से क्या करता है, एटीपी जनरेशन करता है। और आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होके हाइड्रोजन निकालते जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज द होल प्रोसेस। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये 2 है, जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पर आपने NADH से NAD पॉजिटिव बनाया तो आपके पास हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का ये काम था। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 पे क्या हुआ, FADH आया, FADH2 थे, यहाँ से 2 हमारे पास क्या हुआ कि बाहर निकल गए, ठीक है। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये जो इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन है वो इधर से बाहर नहीं जाते FADH2 से, तो वो ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है CO कोएंजाइम Q, ये इसको लेके जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर करता है और यहाँ से फिर हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अब ये इसके बाद हमारे पास साइटोक्रोम BC1 भी है, हमारे पास एक साइटोक्रोम C भी है, तो ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन मिलके हमारे पास H2O वाटर बनाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन साथ साथ बाहर भी निकलता जा रहा है। तो दिस इज द फाइनल, ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सॉरी, अच्छा अब ये चीज़ आप देखो कि ये सारे हाइड्रोजन बाहर निकल गए हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमने घर में वापस आना है, हमें बाहर क्यों निकाला। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सर्कल में घूमने वाली साइकिल जिसको हम एटीपी सिंथेस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोना 3 हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे पास, ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि NADH कितने हाइड्रोजन निकालता है, FADH कितने हाइड्रोजन निकालता है और इतना सब कुछ। तो 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारे पास एक एटीपी बनाते हैं। तो ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और वो फॉस्फेट रिलीज करेंगे और यहाँ पे फॉस्फेट आएगा और फॉस्फेट्स के साथ अटैच होके एटीपी जनरेट कर देगा। तो ये सारा इसका स्टेप होता है। तो अभी हम ना इसको आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेज, यानी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है। NADH आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है और इलेक्ट्रॉन आगे फिर जा रहे हैं और वो हाइड्रोजन उसको देता जा रहा है। इसी तरह ये FADH डिहाइड्रोजनेज आ रहा है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज जिसको हमने कहा हुआ है, क्योंकि हमने कहा था। अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं और ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है और ये भी बाहर निकलते जा रहे हैं हाइड्रोजन। अब ये याद रखना है कि हमारे पास NADH जो होता है ये 4 हाइड्रोजन को यहाँ से पंप करवाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो ये क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो FADH पैसेंजर जो है उसको उसने जो हाइड्रोजन निकालना है वो इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम जो है कोएंजाइम Q है वो इसको रिक्शे में जाके ट्रांसफर करता है, कॉम्प्लेक्स 3 को देता है, BC1 कॉम्प्लेक्स को। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 के पास लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन जो पिक करता है 1 और 2 से और फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखो कि फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लेके साइटोक्रोम C जो है डिलीवरी बॉय है और ये इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 करके 3 से 4 पे लेके जा रहा है। अब ये जो 4 पे है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 है। अब इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन इसमें पंप्ड होते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो 3 है उससे 4 हाइड्रोजन पंप होंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन पंप होंगे, और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास 4 है इससे हमारे पास 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो पंप आउट होंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, ठीक है, वो इसके पास ही होता है, और वो क्या करता है कि ऑक्सीजन फाइनल जो इलेक्ट्रॉन आता है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और फिर हमारे पास हाइड्रोजन के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक तो ये बात होगी, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बाहर निकले हुए हैं ये सारे पागल हो रहे हैं कि हमें तो अंदर आने दो। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, एटीपी सिंथेज, वो इन हाइड्रोजन को अंदर लेके आता है, ये साइकिल घूमती है, यहाँ पे फॉस्फेट जनरेट होता है, फॉस्फेट हमें मिलता है, और फॉस्फेट फिर एटीपी बना देता है। तो इस तरह ये कॉइन्स एटीपी के बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, एटीपी सिंथेज, एटीपी बनाने वाली मशीन। तो ये सारा स्टेप हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप, लो हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर हाई हाइड्रोजन है। अब आपको ये बात पता है कि जब हम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में हो रही है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अगर हम लो से बाहर जाएं हाई कंसंट्रेशन में तो फिर क्या होता है? फिर हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक हो गया। अब ये सब चीज़ें हो गई हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आप ये देखोगे, एक साइटोक्रोम 1 कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद हमारे पास सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेट का कॉम्प्लेक्स है, और फिर उसके बाद साइटोक्रोम क्यू है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पास लेके जाना है, जहाँ से हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो इसको लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो है साइटोक्रोम C। एक BC1 है, फिर C है। साइटोक्रोम C के बाद किसके पास कॉम्प्लेक्स 4 में जा रहे हैं, जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब यहाँ पर ये देखो, 1 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, 3 में 4 और 4 में 2 जाते हैं। टोटल हमारे पास NaDH से 10 हाइड्रोजन बाहर जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये एक तो बात आपने याद रखनी है। दूसरी ये कि हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है। वाटर फॉर्म की स्टेप में हो रहा है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 में हो रहा है। एटीपी इज प्रोड्यूस बाय एटीपी सिंथेज, कॉम्प्लेक्स 5 जो हमारे पास है। FADH जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 पर एंटर करता है, और ये हमारे पास ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे NADH एंटर किया 1 पे, और Q जो होता है साइटोक्रोम Q जो है वो 3 पर एंटर कर रहा है, और जो साइटोक्रोम C है वो कहाँ पर जा रहा है? 4 की तरफ रन कर रहा है, आप देख सकते हो, और ATP स्पिन कर रहा है और एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको याद करने के लिए आपने ये एक निमोनिक छोटा सा याद करना है कि नोटी स्टूडेंट्स जो हैं दे आर कैचिंग एप्पल। नोटी स्टूडेंट्स कैन कैच एप्पल। नोटी से याद रखना है NADH डिहाइड्रोजनेस, स्टूडेंट से याद रखना है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, और हमारे पास आपने साइटोक्रोम C से याद रखना है साइटोक्रोम BC1। ठीक है, BC पहले है फिर C है। ठीक है, साइटोक्रोम BC1। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये लेकर जाने वाला है वो साइटोक्रोम C है, लेकिन जो हमारे पास 4th है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। ठीक है, साइटोक्रोम C लेके जा रहा था, देखो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा था साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C लेके जा रहा है, और किसके पास लेके जा रहा है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास। और फिर उसके बाद एप्पल्स जो है, कैन कैचिंग एप्पल, एटीपी सिंथेज है जो कि एप्पल्स को पकड़ रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आप लोगों के लिए MCQs जो चीज़ें बनती हैं वो ये बनती है कि आप बताएं कि ऑक्सीजन की स्टेप पे एक्सेप्ट हो रही है, ATP की स्टेप पे बन रहा है, FADH2 की स्टेप पर जा रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा साइटोक्रोम है, ये सब आपको MCQs में आते हैं। तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि सब आपको पता हो। ये बच्चे हैं हमारे पास, नोटी स्टूडेंट कैन कैच एप्पल। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 से जाएंगे, 2 से नहीं जाते, कम जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 से 2 जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसी फॉर्म में अब इलेक्ट्रॉन जो फाइनल आगे नहीं जा सकता, फाइनल आगे तो ATP बन रही है, तो फिर वो क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और वाटर बना देता है। ये सारे गेट्स हैं हमारे पास, और जो 3 वाला है उसके ऊपर कुछ भी नहीं बन रहा, ये बात याद रखनी है। उसके ऊपर हमारे पास ये एक रिले स्टेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, और 4 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाते हैं।
फिर उसके बाद ऑक्सीजन एक्सेप्टर कौन सा है, 4 कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है, और एटीपी की फैक्ट्री 5 कॉम्प्लेक्स है। ये सब बातें, अब ये बात आप देख लो कि हमारे पास एक NADH से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। और उसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि ये जो आपके पास पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं उससे 10 हाइड्रोजन NADH बाहर भेजता है। 10 हाइड्रोजन NADH बाहर भेजेगा 4 कॉम्प्लेक्स 1 से, 3 कॉम्प्लेक्स 2 से, 4 कॉम्प्लेक्स 4 से। तो टोटल जो ATP बनेंगे वो हमारे पास 3 बनेंगे। अब जो हमारे पास FADH है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर। अब कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन पंप नहीं करता, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन 4 पंप करेंगे और 2 हाइड्रोजन पंप करेंगे, तो टोटल 6 हो गए। अब एक और बात, अब 3 जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के सिंथेस से, एटीपी सिंथेस से पास करेंगे ना, तो 3 हाइड्रोजन इसके अंदर से पास करेंगे तो फिर एक एटीपी बनाएंगे। अब आप देखो कि हमारे पास टोटल, ये देखो इसके पास 10 है, तो ये 10 पे 3 अगर एक बना रहे हैं तो 10 कितने बनाएंगे, 10 3 एटीपी बनाएंगे। तो हमने इसलिए यहाँ पर देखा कि हमारे पास, हमने पढ़ा था NADH जो है वो कितने एटीपी बनाता है, 3 एटीपी। और FADH का हमने पढ़ा ये 2 बनाएगा, तो 2 कैसे बनाएगा कि 6 है, 3 एक एटीपी बनाएंगे तो हमारे पास 6 कितने एटीपी बनाएंगे, वो 2 बनाएंगे। तो ये आपको ये कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा हमारे पास ETC के यूजेस क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन से हमें ATP बना देता है, NADH से, FADH से। ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं हमारे पास। और कोएंजाइम Q जो और साइटोक्रोम्स हैं, जो कि इसमें BC1 था, साइटोक्रोम C था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। और फिर उसके बाद ये फाइनल ऑक्सीजन, फाइनल एक्सेप्टर जो है उसको जाके दे देते हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। KPK का एक बॉक्स है कि द एनर्जी फ्रॉम सबस्ट्रेट यूज डायरेक्टली फ्रॉम ATP फॉर्मेशन। अच्छा, एक तो ये बात आप याद रख लो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, कि अगर हम सबस्ट्रेट के ऊपर जो होती है वो डायरेक्टली वहाँ से एक एनर्जी यूज़ करते हैं ATP फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। अब जैसे हमने रिएक्शन में करवाए थे ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में, जहाँ पे हम काइनेज दे रहे थे और फॉस्फेट उसमें ऐड हो रहा था, ठीक है। तो वो एनर्जी सबस्ट्रेट लेवल पे हो रही थी और ATP बना रही थी आपके। तो उस स्टेप को हम कहते हैं कि वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट के लेवल पर बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट अभी नहीं बने, सबस्ट्रेट जो है, जो बीच के प्रोडक्ट हैं उनके अंदर ये हो रहा है। ATP कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस होता है। H2O कैसे हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन कंबाइन किए, हाइड्रोजन कंबाइन किए 2, और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन किया, तो हमारे पास एक वाटर बन गया। और इसके अलावा प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, इनर मेम्ब्रेन पर बनता है। ATP सिंथेस को पावर देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिओस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। जो ATP सिंथेस से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पास करते हैं और यहाँ पे ATP बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिओस्मोसिस। MCQs है कि कॉम्प्लेक्सिस 5 पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिओस्मोसिस का, ठीक हो गया। अब केमियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं, वो वापस मैट्रिक्स में जाते हैं और ATP सिंथेस से जाते हैं और फिर ATP जनरेट करते हैं। कैसे, दे यूज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ATP सिंथेस जो होता है, ये एंजाइम, ये F1 और F0 पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं। हाई ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास पूरा सा रिएक्शन बना हुआ है। NADH आया, NADH ने हमारे पास जो 3 फॉस्फेट उससे जनरेट हुए, और 3, अब ये देखो मैंने आपको बताया कि 3 ATP NADH बनाएगा, तो यहाँ पे 3 ADP हम ले आए NADH के लिए, और यहाँ पे हम हाफ ऑक्सीजन ले आए और हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन कितने लाने हैं हमने, 10। हमने कहा था कि 10 NADH प्रोड्यूस करता है। तो ये सब मिला के हम जब लेके आए चीज़ें, तो हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट बन गए हैं। NADH, तो NADH पॉजिटिव हो गया, 3 ATP बन गए और हमारे पास वाटर बन गया। तो NADH इस तरह बना रहा है और सक्सिनाइड FADH2 वैसे बना रहा है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास, एक तो इसके ATP सिंथेस के 2 पार्टिकल्स होते हैं, F0 और F1। इसमें यहाँ पर इसकी ये इस तरह ये बनी होती है प्रोटीएज सिंथेस, ठीक है।
इसमें इसका जो चैनल है, इसको ये एफ नोट है, ये चैनल है रास्ता, और ये जो है ना ये F1 पार्टिकल है, ये इसकी कैटालिटिक साइड है, ये घूमती है इसके पूरे वो है। आप एमबीबीएस में जब जाओगे तो आप पूरा इसको पढ़ोगे, तो इसको मॉलिक्यूलर टरबाइन कहते हैं। ये घूमते घूमते इसमें से हाइड्रोजन निकल जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास केमियोस्मोसिस का वही प्रोसेस है, फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एटीपी सिंथेस that spin the enzyme and make ATP. The enzyme is called F नोट एंड F1 पार्टिकल इस एंजाइम को कहते हैं भी हैं, और इसके अलावा इसको हम एटीपी सिंथेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये केमी ऑस्मोसिस से आप याद रखो कि केमिकल की ऑस्मोसिस हो रही है। केमिकल की ऑस्मोसिस का मतलब कि प्रोटीन जो हो रहे हैं वो फ्लो कर रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं। अब ये बात इन्होंने यहाँ पर बता दी है कि 3 हाइड्रोजन जो होते हैं पास करते हैं एटीपी सिंथेस से, तो 1 एटीपी बनता है। तो अगर हम प्रोटोन को इफ वी इंक्लूड द प्रोटोन नीडेड टू ब्रिंग द फॉस्फेट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज क्लोजर टू 4 हाइड्रोजन पर पी एटीपी। 3 हाइड्रोजन 1 एटीपी बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि हमारे पास कितने प्रोटॉन नीड हैं फॉस्फेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के लिए, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 हैं, ठीक है, लेकिन आप 3 ही लेते हैं। अब यहाँ पर 10 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, NADH कर रहा है, तो वो 2.5 से 3 एटीपी तक बना रहा है। और 6 हाइड्रोजन जो है, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बात कही होती है, आप ये 2 और हाफ का डिजिट ये रख सकते हो, क्योंकि आपकी जो एमबीबीएस की बुक्स हैं उसमें ये 2.5 का डिजिट है, लेकिन आपकी बुक पे आपके लेवल पे ये 3 का डिजिट है कि 3 बन रहे हैं एटीपी, लेकिन 2.5 समथिंग करके बन जाते हैं, 1.5 इस तरह। एमडी कैट के लिए आपने याद रखना है कि 3 हाइड्रोजन जो है 1 एटीपी बनाते हैं, NADH 3 एटीपी और FADH 2 एटीपी। दिस इज द MCQs। आई होप कि आपको बातें समझ लग रही हैं। अब ये आप चीज़ देखो कि यहाँ पे NADH आया, NADH का कॉम्प्लेक्स 1 था, इसने यहाँ से 4 एटीपी बनाए, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 हाइड्रोजन बाहर गए और कॉम्प्लेक्स 4 से सिर्फ 2 गए, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होता है, NADH आया, यहाँ पे इसका नाम था NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 का हमने एक तो यहाँ पे साइटोक्रोम Q इसको लेके जाता है, कोएंजाइम Q। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 का नाम हमने क्या रखा था, BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 का नाम रखा था। फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स 4 का नाम रखा था साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 4 के पास लेके कौन जा रहा था, साइटोक्रोम C लेके जा रहा था, तो उसका नाम ही हमने कह दिया कि C लाया है, तो C का नाम ही रख देते हैं, C ऑक्सीडेज। और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन 4 में फाइनल एक्सेप्टर थी। ये सब बातें हमने कर ली हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स, ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये बना दिया चैनल, जहाँ से ये वही मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे टर्बाइन स्टार्ट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन से बाहर से वो हाइड्रोजन अंदर आएंगे, और अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वहाँ पर चले जाएंगे, और हमारे पास एडीपी फॉस्फेट के साथ कनेक्ट होके एटीपी बना देगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास कोएंजाइम Q है, साइटोक्रोम BC1 है, ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद साइटोक्रोम A3 जो है, इसका क्या काम है, ये हमारे पास ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है पानी बनाने में के लिए, ठीक है, इसका भी रोल है। BC1 जो था कैरियर था, फिर उसके बाद हमने C पढ़ा, और फिर उसके बाद A3 का क्या काम है कि ऑक्सीजन को पानी के लिए रिड्यूस करता है। ऑक्सीजन जो है फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, ठीक हो गया। ईच NADH 3 एटीपी बनाता है, FADH 2 एटीपी बनाता है। ऑक्सीडेशन जो होती है एनर्जी रिलीज करती है, और टोटल ATP पर ग्लूकोज 38 पर ग्लूकोज बनते हैं, नेट 34 बन रहे हैं, रेस्ट इज फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक हो गया। 34 एटीपी यहाँ से बनेंगे हमारे पास, और बाकी के 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से बनेंगे, और क्रेब्स साइकिल से हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितने एटीपी हो गए, 38 एटीपी। ये बात आपने याद रख लेनी है। अब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि 2 एटीपी 2 NADH बन रहे थे, और लिंक रिएक्शन में हमारे पास 2 NADH बने थे और 6 एटीपी से जनरेट हुए, और क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 साइकिल्स हुई थी, तो 6 NADH बने थे, 2 FADH बने थे, तो ये कुल मिलाकर 22 एटीपी बनते हैं। तो इन सबको आप प्लस करो तो 38 एटीपी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम पर ग्लूकोज इन दिस रिएक्शन। एटीपी की यील्ड के बारे में अब हमने पढ़ लिया है कि कितने एटीपी कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आई होप कि अब आपको ये बातें नहीं भूलेंगी। 38 एटीपी वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग। अब एक है रेस्पिरेटरी कोशेंट, इसको हम देख लेते हैं बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है कि हमारे पास रेशो होती है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई
टू द ऑक्सीजन कंज्यूम। ऑक्सीजन कितनी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली और ऑक्सीजन कितनी हमने यूज़ की, यूज़ और जो रिलीज हुई उसके बारे में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन उसका होता है। अब ग्लूकोज के मामले में हमारे पास रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो 1 होता है, लेकिन फैट्स के मामले में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है लेस देन 1 होता है। इसको आप इतना याद रखो, फैट सबसे कम, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज आता है और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज पे 1 रखो, यानी दिस इज लेस, फैट इज लेस देन 1 एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अब आपसे वो चीज़ पूछ रहे हैं कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन के लिए वो क्या है 1, क्योंकि जितनी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उतनी ही ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, इस वजह से। ये उनकी लोकेशन है ग्लाइकोलिसिस की, साइटोप्लाज्म है, लिंक रिएक्शन की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्रेब्स साइकिल की क्या थी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ही थी। फिर उसके बाद ईटीसी की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या क्या इनपुट थे और क्या क्या आउटपुट थे। ग्लूकोज इसमें इनपुट था, 2 पायरुवेट, 2 एटीपी, 2 एनएडीएच बने। इसमें लिंक रिएक्शन में 2 पायरुवेट आए थे, एसिटाइल कोए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, 2 एनएडीएच निकले। फिर उसके बाद हमारे पास एसिटाइल कोए में 6 एनएडीएच थे, 2 एफएडीएच2 थे, 2 एटीपी थे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड थे। फिर उसके बाद हमारे पास NADH था और FADH था और ऑक्सीजन का इनपुट था। इसमें 34 ATP और वाटर बन रहा था, जो कि ऑक्सीजन वॉज द फाइनल एक्सेप्टर। अब इनकी रेगुलेशन कौन करवाता है, ग्लाइकोलिसिस में कौन था रेगुलेटरी एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कौन इनहिबिट करेगा, हाई ATP कंसंट्रेशन इसको इनहिबिट करेगी कि भैया रिएक्शन खत्म कर दो। अब एक्टिवेट कौन करेगा, इसकी लो ATP की कंसंट्रेशन, लो एटीपी या फिर हाई एडीपी और एएमपी। एएमपी ये ज़्यादा है, इसका मतलब एटीपी कम है। और इनहिबिट कन्वर्जन को कौन करेगा, पायरुवेट टू एसिटाइल कोए की इन्वर्जन को इनहिबिट कौन करेगा, तो वो करेगा हमारे पास एटीपी। अगर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बन एटीपी रहे थे, एनएडीएच बन रहे थे, तो ये ज़्यादा होंगे तो ये अपने आप रुक जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि क्रेब्स साइकिल को इनहिबिट करता है, तो वो सिट्रेट है और एनएडीएच है। What happens when ATP levels are high in the ATP लेवल सेल में हाई है तो वो रिएक्शन रेस्पिरेशन का स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस का कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल और कमिटेड समझा जाता है, तो वो इरिवर्सिबल जो स्टेप है वो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1 6 बिग फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये इरिवर्सिबल स्टेप है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप। अगर आपने रिएक्शन को रोकना है तो इसको रोक दो। और विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कंसिडर्ड एज irreversible and committed, it is the same question। अच्छा, तो रेट लिमिटिंग जो एंजाइम है उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस में किया कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, लिंक रिएक्शन में किया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्रेब्स साइकिल में हमने किया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गए, पहले जो एंजाइम है वो सबके वो कर रहे हैं। तो अब आप बताओ कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा है, तो वो PFK1 ही है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 36 to 38 ATP बनते हैं, एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP बनते हैं। फिर उसके बाद अगर फेड ऑफ पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मसल सेल्स का लैक्टिक एसिड होता है, यीस्ट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है, इट कैन बी नाइट्रेट और सल्फेट। NADH और FADH का फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और NADH बना देते हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और FADH2 बना देंगे। और ये FADH जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसी तरह ये आगे बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। तो अब ये बात आप देख लो कि हमारे पास ना इनहिबिटर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कौन से लोग कर सकते हैं, किसकी वजह से हमारा ATP नहीं बनेगा, हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। तो उसमें साइनाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। साइनाइड जो है जहर को कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजन ही समझा जाता है। तो ये करता क्या है, ये हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। जब इस कॉम्प्लेक्स को उसने इनहिबिट किया तो हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेप्टर ही नहीं, वाटर नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा। हमारे पास इससे 2 हाइड्रोजन ऊपर जा रहे थे, तो हमारे पास ATP की अल्टीमेटली सिंथेसिस रुक जाएगी, तो इसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है। इट इज़ द रीज़न ऑफ योर डेथ ऑफ ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड। और एक और हमारे पास ओलिगोमाइसिन है, ये क्या करता है कि ATP सिंथेस को ही रोक देता है। हाइड्रोजन पड़े हैं यहाँ पे, ढेर सारे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, आपकी ATP सिंथेस नहीं काम कर रहा। तो ओलिगोमाइसिन इनहिबिट ATP
सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो इसको आपने ये चीज़ इस तरह याद रखनी है कि जो ऑयल लगा दो ना आप यहाँ पे, ऑयलिंग कर दो, तो ऑयलिंग करने से ये सरफेस जो है वो इसका जो साइकिल है जो हमने बनाई थी वो घूमना बंद कर देगी। इस तरह नहीं होगा कि स्मूथ चलेगी, बल्कि रुक जाएगी, फिसलने लग जाएगी। तो ये सब बातें हो गई। अच्छा, अब ये इसको कैसे आपने याद रखना है कि ये 4 को कौन कर रहा है, तो आप इसको याद रखोगे, एक तो 4 है, तो 4 कॉम्प्लेक्स का नाम था साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। तो सी से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, सी से हमारे पास साइनाइड बन रहा है और ये इसको इनहिबिट कर देगा। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो था वो हमारे पास पीटर मिशेल ने दिया था और उसने ये बताया था हमें कि एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो आपने याद रखना है कि जो पीटर है, पीटर मिशेल, इसने हमारे पास एटीपी सिंथेस के बारे में बताया था। ठीक है, मिशेल जो है हमारे पास कैचअप भी होती है, एक याद करें आप तो एटीपी सिंथेस की हाइपोथेसिस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी? पीटर भाईजान ने दी थी, पीटर मिशेल ने दी थी। ठीक है, हो गया। पीटर मिशेल ने क्या बताया था, एटीपी की हमारे पास दी थी। अब हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एक तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में नहीं रिक्वायर होती है, एनारोबिक में, एरोबिक में होती है। क्रैब साइकिल में ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन बिकॉज हमारे पास NADH और FADH को आपने अगर ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक जो होती है वो इनडायरेक्टली क्रैब साइकिल में यूज़ होती है। रेट लिमिटिंग स्टेप एंजाइम का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज नहीं है, पायरुवेट काइनेज भी नहीं है। इसी तरह एटीपी जो है कंज्यूमिंग स्टेप हमारे पास कौन सा था वो स्टेप, तो ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनती है तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में एटीपी यूज होता है। हमने कहा था कि 2 एटीपी उधर यूज हो रहे हैं, जब फॉस्फेट ऐड होगी एटीपी यूज होगा। तो फर्स्ट एटीपी कंज्यूमिंग स्टेप ग्लूकोज का क्या था, वो ये था। सेकंड कौन सा था, उसमें ये था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हम जब कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। तो एंजाइम हमारे पास ये रेट लिमिटिंग स्टेप था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम था और एटीपी यूज हुई थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन था। एटीपी कंज्यूम 2 एटीपी हुई थी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, एटीपी प्रोड्यूस 4 हुई थी और 2 इसमें यूज हुई थी, तो नेट एटीपी। तो अब ये एमसीक्यू में आपका वर्ड देखना होता है, टोटल एटीपी कितने रिड्यूस हुए और नेट एटीपी कितने बचे, बाकी कितने बचे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में NADH की प्रोडक्शन कब हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। जो हमने पढ़ा था ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बनता है, यहाँ पे हमने बनाए थे, यहाँ पे हम बना देते हैं 3G3P जब बनाए थे, तो यहाँ पे जब इसकी इंटर कन्वर्जन हुई थी तो यहाँ वाले स्टेप में जब हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड बना था तो 2 फॉस्फेट हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आए थे और हमारे पास NADH बना था। तो ये वाला जो स्टेप था, इस स्टेप को हमने कहा था और इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा था, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये सब आगे आपकी रिवीजन है, तो आप लोगों ने ये नोट्स जब मिलेंगे तो इसको रिवाइज करना है। दीज ऑल आर द रिवीजन पॉइंट्स, बाकी सब मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। और इसके अलावा आपके पास ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, पायरुवेट में 3 हुए, आइसेटाइल कोए में 2 हो गए, ऑक्सैलिक एसीटेट में 4 हो गए और सिट्रेट में हमारे पास 6 हो गए। और ये टोटल इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो इस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये सब कुछ हो चुका है, ठीक हो गया। 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं सिट्रेट में, इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। और इसमें क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट जिसके 5 कार्बन हैं वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट था। आप लोग जब साइकिल को सही तरह समझोगे तो ये चीज़ें आपको याद होंगी कि कौन सा था, कि इसमें क्या हो रहा था, इस तरह के आपको MCQs आते हैं। ठीक है, तो चलें फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।